स्टार्ट करें। आज हम करने वाले फिजिक्स का चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब क्या करना है, देखो 12th के बेस पे आप पढ़ चुके हैं, मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि नीट के बेस पे कैसे पढ़ते हैं, उसी को करना है, बस बात खत्म। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। नीट क्या है, नीट तुम्हें क्या लगता है, बहुत बड़ा लगता है, लेकिन नीट रियल में कुछ भी नहीं है। नीट मैंने बताया था, नीट पहले वैसे क्या है, मैंने पहले ही बताया था, बस माइंड का एक गेम है, माइंड से समझना है। अगर पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दिक्कत ही खत्म। लेकिन मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस है, सी सी बात है, आप उसकी टेंशन ना लें, कैसे पूछेगा बस आपको इतना करना है जैसे मैंने बोला है। लेकिन एक चीज और है कि अगर किसी का 12th ज्यादा ही कमजोर है तो सी सी बात है, वो 12th पे भी थोड़ा वर्क कर ले साथ साथ, वरना इंटरेस्ट नहीं आएगा। और 12th के लिए मैंने सब ऑलरेडी क्वेश्चन करने का तरीका, आर्टिकल करने का तरीका, सब कुछ A to Z मैंने डाला है, तो आप देख लें उसे, राइट। तो क्या होता है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम किसके अकॉर्डिंग, क्रैश कोर्स से वैसे भी और नीट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं कि हम ऐसे ही कर देंगे, हम टोटल करेंगे जो आने वाला है, लेकिन वो ही करेंगे जो आने वाला है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है आवेश से। किससे स्टार्टिंग होती है, आवेश से। आप समझना एक एक पॉइंट को अच्छे से, एक एक पॉइंट को समझना आपको अच्छे से। आवेश, आवेश आप जानते हैं, यहाँ पे ये जरूरत नहीं है कि आवेश क्या होता है, कैसे होता है, ये होता है, यहाँ पे ऐसी चीजों की नीड नहीं होती। यहाँ पे हमें पता है आवेश, ठीक है ना। आवेश होता है, आवेश प्लस होता है, माइनस होता है, ये सब कुछ पता है, सीधी बात है, यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस होता है, माइनस होता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया था कि प्लस माइनस क्या करते हैं। मैंने बोला था सेम चार्ज है, प्लस एंड प्लस, क्या है, प्लस एंड प्लस। तो मैंने बोला था समान चार्ज क्या करते हैं, समान चार्ज प्रतिकर्षण करते हैं, सबको पता है, इंटर में पड़ा हुआ है। प्रतिकर्षण करते हैं, क्यों करते हैं उसका रीजन भी मैंने बताया था। इस पे +1 है तो इसका मतलब इस पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, इस पे भी क्या है, कम है, दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन कम है। मैंने बोला था कि चाहे हमारी पर्सनल लाइफ है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, कोई भी काम होता है तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग होता है। हम कहाँ जाते हैं, जहां हमारी जरूरत पूरी होती है, सीधी सी बात है। इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये कहां पे जाना पसंद करेगा, जहां पे इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब एक बात बताइए, ये इसके पास जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पे तो खुद कम है। ये उसके पास जाएगा जिसे, जो इसे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये किसके पास जाएगा, माइनस, माइनस के पास। इसीलिए देखो प्रतिकर्षण क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पे भी कम है, इस पे भी कम है। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर भागना, आकर्षण का मतलब होता है पास आना। अब एक बात बताइए, ये वाला आवेश इसके पास आके करेगा क्या, इसे पता है मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन ये तो देगा नहीं, तो इसके पास नहीं जाएगा, इससे दूर भागेगा। वो सोचेगा इसके पास जाने जाके तो क्या है, जैसे जनरल लाइफ में कहते हैं ना, इसके पास जाके तो टाइम ही खराब करना है, तो ये इससे दूर भागेगा, इसके पास नहीं जाएगा। समझ आया क्यों होता है प्रतिकर्षण। तो इससे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। बात समझ में आ गई, थोड़ा थोड़ा बेसिक भी लेके चलेंगे, सीधी बात है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखो क्या है, अगर माइनस है और दूसरा भी क्या है, माइनस है। अब एक बात बताइए, इसे इलेक्ट्रॉन देना है, इसे इलेक्ट्रॉन, इसे भी देना है, तो ये इसके पास जाके क्या करेगा, क्यों, क्योंकि ये उसके पास जाएगा जो इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, वही तो उसके पास जाएगा ना, तो ये किसके पास जाएगा, प्लस के पास जाएगा। तो इसका मतलब ये इसके पास जाके भी टाइम वेस्ट ही करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये लेगा नहीं, ये बोलेगा मुझसे तो खुद फालतू, तुम मुझसे ले ले, तो ये इसके पास नहीं जाएगा, ये भी प्रतिकर्षण करेगा। तो समझ में आया समान चार्ज प्रतिकर्षण क्यों करते हैं, इसलिए प्रतिकर्षण होता है। कोई दिक्कत। अब देखो अगर एक है माइनस और एक है प्लस, अब देखो ये इसके पास जाएगा, दूर भागने को क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण, पास आने को क्या कहते हैं, आकर्षण, अट्रैक्शन। अब देखो क्या होगा, यहां पे क्या हुआ, जहां पे इसके पास जाएगा, क्यों जाएगा, रीजन पता चल गया ना। नीट में यही पढ़ने का तरीका होता है, हमें पढ़ना बड़ा एकदम सटीक है, लेकिन हर पॉइंट का रीजन पता होना चाहिए, यही नीट में पूछा जाता है। अब इसके पास गया, ये पास गया, क्यों गया, क्योंकि इसे पता मुझे इलेक्ट्रॉन देना है और इसे इलेक्ट्रॉन लेना है, मैं इसके पास जाऊंगा, इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, ये ले लेगा, तो इसका जाना है इसके पास, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आकर्षण, ये इसके पास जाता है, तो यहाँ पे होता है आकर्षण। 12th में क्या है, 12th में हम इतना डार्कली पढ़ते नहीं है, सीधी बात है, यहाँ पे पॉइंट कम पढ़ने, लेकिन पढ़ने एकदम डार्क तरीके से। बात समझ आ गई, प्रतिकर्षण आकर्षण क्यों होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब आपको पता है अब अगर आवेश को भेजना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, आवेश को भेजने का एक जगह से दूसरी जगह, कितने रास्ते हैं हमारे पास, एक ही रास्ता। वो कौन सा रास्ता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन ही आवेश लेकर जाता है, राइट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। तो पहला पॉइंट हमारे समझ में आ गया, समझ आ गया ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट आवेश का क्या है, हमें पता है कि एक जगह से दूसरी जगह क्या होगा, केबल और केबल, केबल और केबल कौन आवेश लेके जाएगा,
इलेक्ट्रॉन आवेश लेके जाएगा। और कोई हमारे पास साधन नहीं, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा नहीं है, सीधी बात है, न्यूट्रॉन का आवेश होता नहीं है, तो कौन जाएगा? ओनली इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कराना है, हमें चार्ज का क्या कराना है, स्थानांतरण कराना है, आदान प्रदान कराना है, तो कौन लेके जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन को आना जाना पड़ेगा। बात क्लियर है? पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या होगा, आवेश क्या होता है। दूसरा पॉइंट है आवेश क्या होता है। यहाँ पे आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है? संरक्षित। ना ही तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता, ना ही खत्म किया जा सकता, ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आवेश क्या रहता है? आवेश संरक्षण। आवेश, इसे बोलते हैं हम आवेश संरक्षण, संरक्षण। और संरक्षण का मीन्स बायो में पढ़ा है, तो संरक्षण का मीन्स होता है किसी को सेफ रखना, बचाए रखना, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, आवेश क्या होता है? संरक्षण रहता है, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट है इसका अदिश। अदिश, ये आवेश क्या है? अदिश राशि है। क्या है ये आवेश? अदिश राशि है। अदिश राशि है ना। तो जब अदिश राशि है तो क्या करेगा, ये जो है आपको पता है सदिश राशि वेक्टर रूल से जुड़ती है। सदिश राशि किससे जुड़ती है? वेक्टर रूल से। वेक्टर रूल का मीन्स उसके परिणाम के साथ साथ उसकी दिशा, डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है। लेकिन अदिश क्या होता है? अदिश राशि को हम योग कर देते हैं, ओनली उसे योग रूल से जोड़ देते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कितने चार्ज है, 1 Q2 Q3। अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्शन देखनी नहीं होती है जिसमें, बस क्या करोगे, अगर तुम्हें Q टोटल निकालना है, क्या निकालना है? टोटल। तो क्या कर दोगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जितने भी होंगे जोड़ दोगे आप। तीनों पॉइंट समझ में आ गया। आकर्षण प्रतिकर्षण क्यों होता है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट आवेश संरक्षण रहता है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट आवेश क्या है? अदिश है, इसलिए ये क्या होता है? ये योग रूल से जुड़ता है। योग रूल से मतलब वेक्टर, दो रूल होते हैं, एक तो वेक्टर रूल से जोड़ते हैं, एक अपने सिंपल योग रूल से, योग रूल से जोड़ते हैं। योग रूल का मतलब होता है बस जो भी है आप उनको क्या कर दो? ऐड कर दो। जैसे इसे समझना जरूरी है फॉर एग्जांपल के लिए। जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, हमारे पास Q1 दे रखा है उसने 2, Q2 दे रखा है उसने माइनस का 3, और Q4 दे रखा है, Q3 दे रखा है उसने 4। हमें कुछ नहीं करना, बस इन सबको क्या करना, अगर हमें निकालना है Q नेट, Q नेट का मतलब Q टोटल, तो क्या करोगे आप? वही Q1 Q2 Q3, क्या करोगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इनकी वैल्यू रख दोगे आप। वैल्यू रखोगे कितना आएगा? Q1 की वैल्यू 2 है, प्लस, अब देखो यहां पे जो लिखेंगे Q2 की वैल्यू क्या? -3। -3। हमेशा ध्यान रखना, दो डिफरेंट चार्ज के साइन को जब लिखते हैं तो एक पे ब्रैकेट लगा देते हैं। कभी आपने ऐसे लिखा हुआ देखा है, ऐसे करके इस तरह से कि -+2, ऐसे देखा है? नहीं देखा होगा ना, एक ब्रैकेट में होता है, क्योंकि तुम्हें पता है आग को और बारूद को दोनों के एक साथ नहीं रखा जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही अगर उनमें क्या होगा, रिएक्शन होगी, वो फट जाएगा। इसीलिए सी सी बात है। अब देखो क्या होगा, यहां पे रख दिया, अभी हम क्या किए हुए हैं, इसे बंद किए हुए हैं। जैसे ही इसके उसमें आएगा, बारूद आग के उसमें आएगा, तो एक धमाका होगा। देखो क्या होने वाला है यहाँ पे। Q3 क्या होगा? Q3 हमारा 4 है। अब देखो जैसे क्या होगा, इसके अट्रैक्शन में आएगा, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे, ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट हो जाएंगे, और प्लस माइनस से जब रिएक्ट होता है तो आपको पता है फाइनली माइनस आता है। कितना आ जाएगा फाइनली? कितना हो गया हमारा? +6 हो गया, -3, 3 पॉजिटिव आ गया। बात समझ आ गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है। कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं हम तो यहाँ पे ऐड कर रहे थे, ये माइनस कैसे हो गया? तो माइनस क्या हुआ है, कर ऐड ही रहे थे, लेकिन इस माइनस ने आके सब कुछ गड़बड़ कर दिया और माइनस कर दिया। तीनों पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आदेश, सीधी बात है, इतना ही। ऐसे पढ़ना है नीट को, एक एक पॉइंट, क्योंकि तुम्हें पता है, सीधी बात है, मैंने आपको नीट का प्रीवियस पेपर भी कराया है, तो देखो क्या होता है, एक्यूरेट पूछता है वो, एक्यूरेट एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एक्स्ट्रा बात नहीं, पॉइंट टू पॉइंट काम करना है उस पर। अब यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है। आपको पता है एक बॉडी है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आवेश का क्या कराना है, स्थानांतरण कराना है, मतलब भेजना है। तो क्या होगा, चार्ज जाएगा। मान लो हमारे पास दो बॉडी है, ये तीनों पॉइंट क्लियर है ना? देखो ऐसे पढ़ना है एकदम एक्यूरेसी के साथ, और एक्यूरेट एकदम, जो पूछता है वो, उसकी डिमांड जितनी होती है इतना पढ़ना है। कौन सा आपको पीएचडी करना है? पीएचडी थोड़ी। अगर आपको 200 क्वेश्चन है और 200 क्वेश्चन ही पढ़ाए जाए जो नीट में आएंगे, तो आप 201 भी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? आपको तो पता है, सीधी बात, इतनी तो पढ़ ले, तो जो उसकी डिमांड है वही पढ़ना है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 3 पॉइंट क्लियर हो गए,
चौथा पॉइंट यहाँ पे देखो, जनरली क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये भी पूछ लेता है वो संरक्षण वाला नॉर्मल, अगर वो पूछ रहा उससे। वैसे आपको पता है कि थ्योरी इसमें कितनी पूछी जाती है, ना के बराबर। 50 क्वेश्चन में से मुश्किल से 2-3 थ्योरिकल क्वेश्चन वो पूछता है, बाकी सब क्या पूछता है, न्यूमेरिकल। इसका मतलब आपका फोकस काय पे होना चाहिए, न्यूमेरिकल पे। और ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो पूछता है, कुछ टॉपिक ही चैप्टर ही ऐसे हैं जिससे थ्योरी पूछी जाती है, इससे कभी मोस्टली थ्योरी नहीं पूछी जाती। ठीक है, जैसे मान लो वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वो थ्योरिकल ही चैप्टर है, तो उससे पूछेगा तो थ्योरी ही पूछेगा। ठीक है, तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हम थ्योरी भी करेंगे जहां जरूरत होती है, लेकिन जहां पे जरूरत होती है वहां पे नहीं करेंगे। लेकिन ये पॉइंट इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि ये पॉइंट पता नहीं होंगे तो न्यूमेरिकल नहीं होने के। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, जनरली वो पूछ लेता है। यहाँ पे दो बॉडी है, बॉडी है ना दो। मान लिया इससे क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने इलेक्ट्रॉन मूव करा दिए, 10 इलेक्ट्रॉन मूव करा दिए। तो जब इससे 10 इलेक्ट्रॉन मूव करा दिए, तो इससे आवेश, इस पर आवेश कैसा होगा और कितना होगा, कितने, 10 इलेक्ट्रॉन हमने मूव करा दिए। 10 इलेक्ट्रॉन मूव का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए इससे, तो इस पर आवेश कितना होगा। पहली बात तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कैसा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, ये तो आपको पता है, सीधी बात है, प्लस। तो पहला पॉइंट क्लियर है, सीधी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो प्लस आएगा। अब कितना प्लस आएगा, कितना प्लस आएगा, आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन, ये जनरल बात आप लिख लेंगे, सीधी बात है। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, सबको पता है, माइनस का होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और एक द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब आपको पता है माइनस होता है ना, कहां पे, 31, हाँ 31 ही है ये। अब देखो क्या होगा, यहां से कितने इलेक्ट्रॉन मूव कराए हमने, 10 इलेक्ट्रॉन मूव कराए। कितने इलेक्ट्रॉन मूव कराए, 10, तो ये तो क्लियर है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से कितना आएगा, प्लस 1.6। ठीक है, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो 10 की वजह से कितना आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला नॉर्मली होता है Q बराबर एन ई। ऐसा नहीं है कि नीट बहुत हाई स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन पूछेगा, नीट में इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देखो उठा के, देखो तो 50% क्या होता है, 50% तो कोई भी आपका पोर्सन है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायो में, तो मैं मानता हूँ कि सीधी बात है 90% इजी है। बायो में क्या हार्ड और क्या इजी, सीधी बात है। तो क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी क्या होता है, 50% इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। किसी में फॉर्मूला ही पूछ लिया, ये तो देखो, किसी में फॉर्मूला ही पूछ लिया, किसी में तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर 12th में भी देगा तो कैसा देगा, 1 नंबर में, 1 मार्क में, और यहाँ 4 नंबर में दे रहा है। तो हार्ड हमने सोच से बना रखा है, वैसे नीट हार्ड नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये अब बात समझ आ गई ना। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉनों का नंबर, आपको पता है। और एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी फॉर्मूले हैं, एक एक वर्ड का मीन्स पता होना चाहिए। जिसका वर्ड का मीन्स नहीं पता होगा वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्यू क्या है, आवेश। क्यू क्या है यहाँ पे, आवेश। एन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या। ई क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, राइट। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। क्या आवेश कितना आएगा, हमें क्यू तो निकालना है। आवेश उसने पूछा है कि आवेश कितना आएगा, क्या आएगा, आवेश कितना आएगा, तो सीधी सी बात है क्यू निकालना है हमें। और क्या होगा, यहाँ पे एन कितना है, 10 है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीधी सी बात है क्या होगा, इस जीरो से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर माइनस कूलम। ये इस पे चार्ज आ गया। ठीक है, चार्ज आ गया। अब आपको ये जनरली पता होना चाहिए, जाएगा तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, आएगा तो कैसा आएगा, नेगेटिव। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, मैंने 12th में बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा इंसान है जो जहां जाता है निगेटिविटी फैलाता है। जहां जाता है निगेटिविटी, निगेटिव जैसे होते नहीं कुछ इंसान बड़े बेकार होते हैं, जहां जाते हैं गंदगी फैलाते हैं वो। ठीक है, निगेटिव फैलाते हैं, एटमोस्फेयर को निगेटिव बना देते हैं। उसी में का इलेक्ट्रॉन 12th में मैंने बताया भी था आपको। जहां जाएगा, क्योंकि ये कैसा इंसान है, निगेटिव इंसान है, जहां जाएगा एटमोस्फेयर को कैसा कर देगा, जैसे शराबी जहां जाएगा सबको शराबी बनाने की कोशिश करेगा, बहुत से बना भी देता है, बना देता है ना। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो वहां के एटमोस्फेयर को निगेटिव बनाएगा,
बनाएगा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि खुद पे निगेटिव है ना। अरे खुद शराबी है तभी तो शराबी बना रही है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूं ताकि आपकी जनरल लाइफ से किताब को, बुक को कनेक्ट कर सकूं और आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। और शराबी अगर एटमोस्फेयर से चला गया तो हो सकता है कि 2-4 शराबी शराब छोड़ दे, ठीक है। तो जाएगा तो कैसा माहौल बना देगा? पॉजिटिव माहौल बना है, सुधर जाएगा माहौल। इसीलिए ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो निगेटिव बना देगा, और जाएगा तो पॉजिटिव एटमोस्फेयर हो जाएगा। तो गया तो प्लस आ गया, ठीक है ना। अगर आता वो बोलता कि क्या, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया कि एक बॉडी थी जिसपे क्या हुए 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आए हैं तो चार्ज तो इतना ही आएगा, लेकिन कैसा आ जाएगा? ये बॉडी निगेटिव हो जाएगी और ये बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी। कोई दिक्कत? कभी कभी एक चीज और पूछता है वो, कभी कभी एक चीज और पूछता है कि 10 इलेक्ट्रॉन गए तो उसका द्रव्यमान का कितना भाग चला गया, द्रव्यमान में कितनी कमी आई। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन को जाने से द्रव्यमान कितना कम होगा। मान लीजिए यहां पे हॉल में 50 बच्चे बैठे हुए, ठीक है, उसमें से 2 बच्चे चले गए, तो मैं पूछूं द्रव्यमान में कितनी कमी आ गई, तो आप क्या करोगे? 50 बच्चों के द्रव्यमान में से उन जाने वाले 2 बच्चों का द्रव्यमान क्या कर दोगे? लेस कर दोगे, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहां पे क्या करोगे आप? यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं, हम टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है नीट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बोर्ड नहीं है। मैं देखो पढ़ाऊंगा कितना इजी लगेगा तुम्हें। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए इससे कितने इलेक्ट्रॉन मूव हो गए, मान लीजिए यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन मूव हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन मूव हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन मूव हो गए, ठीक है। अब उसने पूछा द्रव्यमान में कितनी कमी आ गई। अब आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना द्रव्यमान कम हो जाएगा। मान लिया कि एक बच्चे का द्रव्यमान 60 kg है, ठीक है, 10 बच्चे चले गए, तो आप एकदम बता दोगे उसे कि हाँ इतना कम हो गया। ऐसे यहाँ पे सोचना है, तभी तो मैं बुक को हमेशा जनरल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, चले गए 20 इलेक्ट्रॉन। जब 20 इलेक्ट्रॉन चले गए, सीधी बात है 1 इलेक्ट्रॉन के जाने से कितना द्रव्यमान कम होगा? तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या होगा, अगर हम देखें स्थानांतरित, जिसे हिंदी में प्योर हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरित द्रव्यमान, क्या बोलते हैं? स्थानांतरित द्रव्यमान। तो स्थानांतरित द्रव्यमान अगर आपको निकालना है, स्थानांतरित द्रव्यमान, अगर स्थानांतरित द्रव्यमान निकालना है आपको, तो क्या करेंगे आप कर देंगे N इंटू एम ई, ठीक है। बुक में तो पता नहीं ये फॉर्मूला है कि नहीं है, लेकिन मैं तो इसी का यूज करता हूं, बुक की नहीं पता मुझे। सीधी बात है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि हर चीज हम बुक से नहीं कर सकते, कुछ चीजें, एक बात बताइए, बुक किसने लिखी है? ये फॉर्मूले किसने बनाए? साइंटिस्टों ने, इंसानों ने, इन्होंने तो बनाया। सीधी बात है, कोई नई चीज हमारे माइंड में आई, हमने कर दी, सीधी बात है, ऐसे करते हैं। तो क्या होगा, इसका आपको यूज करना है। कैसे करना है आपको? वैल्यू रख देंगे, इलेक्ट्रॉन कितने मूव हुए हैं 20, और एक कितने मूव हो गए, आपको पता है एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, एक का द्रव्यमान कितना है यहाँ पे, तो इस फॉर्मूले को यूज करके रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब एमई की वैल्यू कितनी है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31, सॉरी -31 kg, ठीक है। मल्टीप्लाई तो कर देंगे, आप अच्छी बात समझदार है। 0 से क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और इंटू 10 की पावर -31 kg, 31 kg, ठीक है। स्थानांतरित, शॉर्ट में लिख रहे हैं स्थानांतरित द्रव्यमान, ये आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आवेश से पूछता है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आवेश से पूछता है, राइट। ये पॉइंट भी पूछ लेता है, स्थानांतरित होता है और सदिश होता है, किस तरह से योग रूल से जुड़ता है, ठीक है। अब इसे नोट करो। अब देखो एक टॉपिक समझ आ गया। अब नेक्स्ट करने वाले हम कूलाम का नियम। और एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओनली आपको क्या पता होना चाहिए, इसका डायग्राम, राइट। क्योंकि आपको पता है क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल डायग्राम पता होना चाहिए, और थ्योरिकल भी पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा, उसके जो बेसिक होंगे, बेसिक पॉइंट होंगे वो हम करेंगे, सीधी बात है। और डायग्राम और फॉर्मूला इतना होना चाहिए। 12th की तरह क्या है, किसी को दिक्कत आती है तो मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि 12th में जाके और देख ली कि किस तरह से निकालते हैं। यहाँ पे हमें प्रूफ करने की फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अगर उससे दिक्कत आती है समझने में तो सीधी बात है, वो जाके और 12th वाली वीडियो में देख ले। अब क्या है, हमें पता है, हमें तो इतना काम करना, देखो क्या करना है, हमें इतना काम करना, हमें इसका डायग्राम पता होना चाहिए। विदाउट डायग्राम पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रही है। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है कूलाम का नियम किस पे अप्लाई होता है, लागू होता है, पता है ना आपको, पॉइंट चार्ज पे। कौन से चार्ज पे? पॉइंट। ऐसा नहीं कि आपने एक लंबी वायर ले ली उस पे लगा रहे हैं कूलाम का नियम, उस पे नहीं काम करेगा, वायर पे। उसके लिए और
अलग पॉइंट चार्ज मान के दूसरी कंडीशन से अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वहां पे सेटिस्फाई होगा समाकलन करके। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज का मीन्स आपको पता है, पॉइंट आवेश के रूप में, आवेश की फॉर्म में जो चार्ज होते हैं एक पॉइंट की तरह चार्ज होते हैं, ठीक है। पॉइंट की तरह चार्ज का मीन्स होता है पॉइंट की, जैसे मान लिया कि हमने इतना बड़ा आवेश ले लिया, चार्ज ले लिया, लेकिन गोल पॉइंट कैसा होता है, गोल होता है। सबसे पहले तो ये बताया कि गोल चार्ज होना चाहिए, राइट। अब आप सोचेंगे क्या इतना छोटा हो, इतना हो, इतना, कितना होना चाहिए? तो सीधी सी बात है, कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस की कंपेयर में चार्ज छोटा लगना चाहिए। मान लिया इतना बड़ा चार्ज है आपके पास, राइट, और आप उसे 1 किलोमीटर दूर से देख रहे हैं, तो क्या होगा, आपको तो एक पॉइंट ही दिखेगा। इसका मीन्स ये है कि आवेश का जो एरिया होना चाहिए, सरफेस जो होना चाहिए वो गोल होना चाहिए, पहला पॉइंट। और उन आवेशों के बीच की दूरी ज्यादा होनी चाहिए उनके साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो पॉइंट चार्ज माना जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या दो पॉइंट चार्ज होते हैं, सीधी बात है, कूलाम का नियम इसी पे काम करता है, Q1 एंड Q2, वो Q1 Q2। और आपको मैंने ये भी सिखाया था, कूलाम का नियम कर रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है, किस किस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है, कूलाम का नियम। अब आपको पता है दो आवेश है, आवेश हमने क्या किया, मैंने पहले ही आपसे बोला था, आप Q1 Q2, आपको तो मतलब है कि हमें दो चार्ज चाहिए। कितने चार्ज चाहिए? दो चार्ज चाहिए। वो सेम भी हो सकते हैं, क्या मालूम दोनों QQ हुए, क्या मालूम दोनों QQ हुए, ठीक है ना। क्या मालूम एक Q होगा और एक Q डैश हो गया। तो कहने का मतलब ये है दो आवेश होने चाहिए, चाहे वो सेम है, चाहे वो क्या है, सेम है, चाहे वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं उसके परिणाम के। जैसे मान लो ये भी कितना है, 2 है, तो ये भी कितना है, 2 है, ये सेम हो गया। ये माना कितना है, 3 है, और ये कितना है, ये माना 4 है। ये भी कितना है, माना 1 है, और ये माना 2 है। तो ये डिफरेंट चार्ज है, किसके अकॉर्डिंग डिफरेंट चार्ज है, वैल्यू के अकॉर्डिंग, राइट। समझ आ रही है ना। तो कूलाम का नियम क्या होता है, चाहे तो डिफरेंट चार्ज है, चाहे सेम चार्ज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दो चार्ज होने चाहिए, ये हमारे माइंड में सेफ होना चाहिए कि चार्ज कितने होने चाहिए, दो चार्ज होने चाहिए। वैल्यू सेम डिफरेंट हो सकती है, इसी तरह से इनका आवेश का जो पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म है वो भी दोनों तरह की हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब देखो क्या है, क्या मालूम दोनों पॉजिटिव हुए, हमें तो दो चार्ज चाहिए, क्या मालूम दोनों निगेटिव हुए, क्या मालूम एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ। ये भी तो यही बनाता है, ये भी यही फॉर्म बनाता है, ये भी यही बनाता है। बात समझ आ रही है ना, क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है ना। हम ऐसे ले सकते हैं, डिफरेंट इनके मान भी हो सकते हैं और डिफरेंट इन पे साइन भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कूलाम का नियम जो लगता है वो किस पे लगता है, दो आवेशों पर लगता है, दो आवेशों के बीच लगता है क्या, बल। तो ये तीनों सब कंडीशन समझ आ गई ना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब जनरली हम सॉल्व किससे करते हैं, कूलाम का नियम हम करते हैं Q1 Q2 से। क्या होगा, अब देखो ये पोजीशन समझ आ गई ना, क्या पोजीशन में रहते हैं। अब हमें पता है कि कूलाम का नियम हम Q1 और Q2 से सॉल्व करते हैं, किससे सॉल्व करते हैं, Q1 Q2 से। इनके बीच की डिस्टेंस जो लेते हैं हम R लेते हैं ना। हम मान लेते हैं यहाँ पे किसी माध्यम में तो रखा होगा इन चार आवेशों को, माध्यम का मीन्स होता है, सीधी बात है, जिसका हम सहारा लेते हैं उसे हमारा माध्यम, जैसे सड़क क्या है, हमारे चलने का माध्यम है, ठीक है, तो उसी के सहारे तो चल रहे हैं हम। जरिया भी कह सकते हो कि चलने का जरिया है सड़क, तो सड़क क्या है, हमारा माध्यम है, मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ना किसी मीडियम में, जैसे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो किस मीडियम में, किस माध्यम में खड़े हुए, एयर में खड़े हुए, तो हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। पानी में चले जाएंगे, पानी आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे खड़े हुए हैं, एयर है हमारे पास, हवा है चारों तरफ, तो कुछ ना कुछ तो हमारे चारों तरफ होगा, वही क्या होता है, माध्यम होता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो माध्यम होगा, राइट, कुछ ना कुछ माध्यम होगा। हाँ, हमने यहाँ पे माध्यम के लिए देखो, आवेश भी तो क्लियर नहीं कर रहे। आवेश हमें पता है कि 2 है या 3 है 4 है, हमने बोल दिया एक Q1 है एक Q2 है। डिस्टेंस भी तो क्लियर नहीं कर रहे कि 2 मीटर है 3 मीटर है, कितने हैं, 2 सेमी है 10 सेमी है, नहीं क्लियर कर रहे ना। सबको किस में दिखा रहे हैं, सिंबल में। ये पॉइंट भी मैंने 12th में बहुत अच्छे से समझाया था कि आपको पता होना चाहिए, वैल्यू को दो तरह से दिखाते हैं हम, एक तो सिंबल में, एक नंबर में। हम देखो यहाँ पे आवेशों को काय में दिखा रहे हैं, नंबर में, ये 1 कूलम, ये 2 कूलम, ये 2 कूलम, ये 2 कूलम, ये 3 कूलम, ये 4 कूलम। यहाँ पे काय में दिखा रहे हैं, सिंबल में। तो किसी की वैल्यू को दो फॉर्म में दिखाते हैं हम, एक सिंबल में और एक नंबर में। जब वैल्यू नंबर में नहीं होती तो किस में दिखा देते हैं हम, सिंबल में। जैसे मान लो कि इन दोनों के बीच
एक क्या लगा हुआ है, बल लगता है। क्या लगता है, बल लगता है। अब हमें पता तो नहीं कितना बल लग रहा है, तो हम बोल देंगे क्या कि इनके बीच एफ बल लग रहा है। बात समझ में आ रही है, इस पॉइंट को भी कनेक्ट करना क्या कि कोई वैल्यू अगर हमें पता नहीं होती नंबर में तो हम सिंबल में दिखा देते हैं। जैसे हमें पता नहीं कितना बल लग रहा है यहाँ पे, तो हमने बोल दिया एफ बल लग रहा है। तो किस में बोल दिया हमने, सिंबल में बोल दिया, क्योंकि नंबर में हमें पता नहीं। क्लियर है ना। अब यहाँ पे कोई भी माध्यम है, और माध्यम का आपको पता है 12 में बहुत अच्छे समझाया, परावैद्युतांक होता है। क्या होता है, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या बताता है, ये बताता है कि मीडियम कितना संघन है और कितना विरल है, मतलब जनरल भाषा में कितना छीदा है और कितना घना है। ये तो जानते हैं ना सब, घना और ये संघन विरल। तो ये होगा। तो हमें पता है कि हमें ये नहीं पता कि माध्यम क्या है, तो हमने मान लिया कि एक माध्यम है। हमें ये नहीं पता कि माध्यम कौन सा, तो हमने मान लिया एक माध्यम है। अगर माध्यम होगा तो आपको पता है उसका परावैद्युतांक भी होगा। परावैद्युतांक होगा ना, क्योंकि ये भी तो बताएगा, अगर माध्यम होगा तो ये भी तो बताया जाएगा कि संघन है या विरल है। तो इसका मीन्स माध्यम होगा तो उसका परावैद्युतांक भी होगा। तो हमने मान लिया कोई यहाँ पे एक माध्यम है जिसका परावैद्युतांक के, ठीक है ना। लेकिन मैं इसे के आर से दिखा देता हूं, क्योंकि जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो ऊपर के लगाते हैं, नीचे भी के लगाते हैं, तो पता नहीं चलता कौन से के की बात चल रही है। ठीक है, तो हमने माध्यम का परावैद्युतांक के आर मान लिया। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। पहला पॉइंट क्लियर है। तो हमें डायग्राम आना चाहिए, और डायग्राम का हर एक मीन्स पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है Q1 क्या है, चार आवेश है, Q2 भी एक आवेश है, F क्या है, F है Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल, R क्या है, Q1 और Q2 के बीच की दूरी, K क्या है, KR क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। ये पॉइंट के क्लियर होना चाहिए, वरना समझ नहीं आएगा। क्लियर है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो यहाँ पे प्रूफ नहीं करना, 12th में कर चुके हैं आप। सीधी बात है, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो सीधी बात है किसी बेस पे तो कर रहा होगा। अगर उसका 12th ठीक ठाक सा होगा तभी वो तैयारी कर रहा होगा, वरना आपको पता नीट की तैयारी क्यों करने बैठा है वो, सीधी बात है। तो मैं मानता हूँ ये फॉर्मूला प्रोसेसिंग जो कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, अगर डाउट है तो सीधी बात है मैंने अच्छे से समझा रखा है कि पॉइंट को कैसे करते हैं फॉर्मूले को, राइट। तो आप कर लेना, लेकिन यहाँ पे नीड नहीं है उसकी। ठीक है, अगर कोई बच्चा ना, मेरा तो मानना यह है कि अगर उससे कम भी आता है, अगर फॉर्मूले को ही कर लेता है, और जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पे डायग्राम को कर लेता है, फॉर्मूले को कर लेता है, तो 25 से 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स और भी ज्यादा कर सकता है। इतने क्वेश्चन कर सकता है फॉर्मूला और इस तरह से पढ़ के भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि नीट में पूछता क्या, फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होने के बाद सिंबल का मीन्स पता होना चाहिए, और अप्लाई करना आना चाहिए, फॉर्मूला बात खत्म। 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं, 30 और 30 से भी ज्यादा, 30+ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पूछे जाते हैं। बस क्या आना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई, वो मैं कराऊंगा, सीधी बात है। पहले मैं टॉपिक समझा दूं एक एक यहाँ पे, ठीक है। बात समझ गए ना। 12th वाला बेस मान ली किसी का कमजोर रह गया, अब आर्टिकल तो निकाल नहीं सकता सब एकदम एकदम, तो क्या करे, बस ओनली इतना कर ले, फॉर्मूला जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ फॉर्मूला समझ ले, डायग्राम समझ ले, और इनके सिंबल के मीन समझ ले, काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है यहाँ पे एक बल लगता है, कौन सा होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो इसको ये मैंने इसलिए लिखा था, अब ये यहाँ पे के बोल रहे हैं इसको, अब नीचे जो लगाते हैं हम परावैद्युतांक के लिए उसे भी के लगाते हैं, तो कंफ्यूज होते ना, इसलिए मैं यहाँ पे इसका यूज कर लेता हूँ के आर। अगर इसे लिखें तो के की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/4πε0। देखो इसे के आर कर दिया, अब हमारा डिफरेंट हो गया दोनों, ये ऊपर वाला के होता है, नीचे वाला के आर होता है, वरना उसमें डिफरेंट पता नहीं चलता कौन से की बात चल रही है। Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, राइट। आर स्क्वायर है ये, कभी नीचे समझो आप, आर स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, डायग्राम पता होनी चाहिए अच्छे से, फिर इसके सिंबल जितने भी यूज कर रहे हैं उसके मीन्स पता होने चाहिए, फिर फॉर्मूला पता होना चाहिए। इससे भी हम 30+ क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मेहनत की बात है, करने को आप सब क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर कमजोर बच्चा भी है तो 30+ कर सकता है, इसका मतलब उसका ठीक ठाक था एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये हो गया। अब देखो क्या करना है, ये बात क्लियर है, इतना पता है। फिर उसके बाद आपको पता है अनुक्रमपाती व्युत्क्रमपाती आपसे निकालना आता है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन वो पूछता है, पहली बात ये कौन सा, ये इसका सिंपल रूप है। अगर हम देखें इसे वेक्टर वेक्टर फॉर्म में, किसमें देखें, वेक्टर फॉर्म में, राइट। अब देखो क्या है, पहले सिंपल को समझ लो। सबसे पहले हमें ये आना चाहिए कौन किसके अनुक्रमपाती है, कौन किसके व्युत्क्रमपाती है। ये भी मैंने कितने अच्छे समझा था ना 12th में। तो क्या होता है, हम इसको फॉर्मूले को तोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, फॉर्मूले को तोड़ते हैं। तोड़ने का मीन्स होता है कि सबको अलग अलग लिखते हैं, सबको अलग अलग मीन्स हम देखो इसको अलग लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू के आर,
लिख दिया। हम इसको क्या करेंगे, Q1 Q2 को अलग लिखेंगे और यहाँ पे हम R स्क्वायर को अलग लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 12th में क्या करते हैं आपको पता है, 12th में ये बना के ये बनाते हैं, लेकिन मैं वहां पे भी ऐसे ही सिखाता। फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले को रिवर्स करके कैसे बनाते, बहुत ईजी पढ़ा था। तो ये पता होना चाहिए, ये तो आपको नॉर्मल सी बात है, 12th में आपने पूरे साल तैयारी की इतने अच्छे से, तो ये तो पता होना चाहिए। अलग अलग हम कर सकते हैं ना। ये अलग अलग किया था आपने, ये नीट की वजह से अलग करना पड़ गया, ठीक है। ये अलग नहीं किया था आपने, ये तो हमेशा लगाया था, यूज किया था। तो हम सबको अलग अलग कर देते हैं। दूसरा पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए कि अनुक्रमपाती व्युत्क्रमपाती क्या होता है, आपको पता है। यहाँ पे ये ठीक है ना, एफ ए बल, यहाँ पे देखो क्या है ये परावैद्युतांक। अब हम देखें कि परावैद्युतांक में और इसमें रिलेशन देखें तो क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमपाती। अगर परावैद्युतांक बढ़ा तो बल घटेगा, घटेगा ना। अगर परावैद्युतांक घटा तो बल बढ़ेगा। परावैद्युतांक बढ़ने का मतलब अगर माध्यम संघनता बढ़ी, संघनता बढ़ने का मतलब अगर माध्यम को आप संघन करते जाएंगे, जैसे पहले एयर ली, एयर संघन और विरल का मीन्स तो जानते हैं, जिससे वो माध्यम बना होगा उसके परमाणु के अकॉर्डिंग बोलते हैं संघन विरल। अब देखो एयर है, तो एयर क्या है, एयर के अणु क्या होते हैं, बहुत बहुत दूर होते हैं ना, तो कैसा माध्यम हुआ, विरल। अब अगर इसके बाद आप पानी में जाएं तो पानी में और ज्यादा पास पास आ जाते हैं अणु, तो क्या हो गया, एयर से ज्यादा संघन हो गया। फिर आप ग्लांस को देखें तो ग्लांस में तो और ज्यादा पास होते हैं बिल्कुल, तो क्या होगा, और ज्यादा संघन हो गया। संघन का मीन्स जो माध्यम है उसके अणु पास पास आते चले जाते हैं। अब आप सोचेंगे हमें कैसे पता चलेगा, आप खुद चल के देखो। अब एयर में चलते हैं, कोई दिक्कत आती है नहीं ना। आप पानी में चलना मुश्किल पड़ेगा चलना, तो क्या है, वो घना हो गया, संघन हो गया। तो सीधी सी बात है, परावैद्युतांक समझ गए, माध्यम जितना संघन होता जाएगा इतना परावैद्युतांक बढ़ता जाएगा, बल कम होता जाएगा, व्युत्क्रमपाती है। अगर इनकी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो बल क्या होगा, घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमपाती है, ठीक है। दूरी के व्युत्क्रमपाती का भी स्क्वायर है, एक तो यहाँ पे तो ओनली व्युत्क्रमपाती है, घटेगा। यहाँ पे व्युत्क्रमपाती का भी वर्ग है तो और ज्यादा घटेगा। यहाँ पे देखो इन दोनों की क्या है, अनुक्रमपाती है, तो इन दोनों की वैल्यू बढ़ने से बढ़ेगा। इतना करना बच्चे से आना चाहिए, इतना बच्चे से करना आना चाहिए। यहाँ पे कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है, बस ये इसके मीन समझ लिए, फॉर्मूले को तोड़ना सीख लिया, हमें पता चल गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो क्या होता है, ये ऐसा होता है, यहाँ पे जो बल लगता है इन दोनों के बीच लग गया है, ये बल किन दोनों के बीच लग गया, पहला पॉइंट तो समझ आ गया क्या करते हैं। अब देखो सिंबल सब आप क्या करना है, सिंबल आपको सब रिटर्न करना है। Q1 क्या है, आवेश है। Q2 भी क्या है, आवेश है। F क्या है, Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल है। R क्या है, Q1 Q2 के बीच की दूरी, ठीक है ना। और KR क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। ये एक पॉइंट पता होने चाहिए, वरना क्वेश्चन नहीं होने का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, सब समझ आ गया होगा सर, राइट। अब देखो क्या है, दूसरा पॉइंट समझेंगे हम। यहां पे देखो ये जो बल लगा है, बल लगा है, तो इसका मीन्स ये होता है कि ये बल, इतना ही बल ये का मतलब Q1 Q2 पर लगा रहा है। कितना, F बल ही Q1 और F ही Q2 Q1 पर। इसका मतलब दोनों आवेश F बल लगा रहे हैं एक दूसरे पर। Q1 Q2 पर भी F लगा रहा है, तो Q2 Q1 पर भी F लगा रहा है। बात समझ में आ गई, दोनों क्या होते हैं। और ये क्या होती है, ये जो मिलाने वाली रेखा होती है ना, इसके अनुदिश होती है इसकी दिशा। इस बल की दिशा किधर होती है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। मतलब जैसे ये रेखा जा रही है ना, इसी के अकॉर्डिंग होगी दिशा इसकी। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। तो F1 F2 क्या है यहाँ पे, अगर हम देखें ऐसे देखते हैं, देखो इसको F1 2 1 2 हो गया। 1 का मीन्स हो गया आवेश Q1 के कारण Q2 पे लगाया हुआ बल। क्या है, Q1 के कारण Q2 पे लगाया हुआ बल, ठीक है। अगर हम वेक्टर से देखें, देखो ऐसे करके वेक्टर फॉर्म में ऐसे तो लिखते हैं इसको वेक्टर लगा के, तो ये क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या है, देखो विपरीत। अगर ये क्या आएगा, इस पे इस साइड में लगाएगा तो ये इससे इस साइड में, तो दिशा क्या हुई, देखो मान सेम होंगे। अगर ये 2 न्यूटन लगाएगा इस पे, तो ये भी इस पे 2 न्यूटन लगाएगा, लेकिन दिशा तो विपरीत है ना। ये देखो अगर मान ली दोनों पॉजिटिव है, क्या है, दोनों पॉजिटिव, तो ये आवेश इसे इस साइड धकेलेगा,
क्योंकि तुम्हें पता है दूर भगाते हैं सेम चार्ज को, और ये आवेश से इस साइड, तो डायरेक्शन क्या होगी दोनों की, देखो विपरीत हो गई ना, एक इस साइड डायरेक्शन में लगा रहा है बल और एक इधर लगाएगा इस साइड में, तो डायरेक्शन विपरीत होती है, तो डायरेक्शन क्या है, विपरीत, तो इसीलिए हमने लिखा है ऐसे करके, क्या लिखा है देखो 2 1। देखो बल क्या है, दोनों सेम है, लेकिन देखो डायरेक्शन क्या है, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। पॉइंट क्लियर है, डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे के विपरीत है। अगर हम परिणाम देखें, परिणाम का मतलब ये क्या है, 1 द्वारा लगाया गया 2 पे बल, मतलब आवेश पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगाया गया बल, और ये क्या है, दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पे लगाया गया बल। अब देखो इनकी दिशा विपरीत है, अगर इनकी वैल्यू देखें, परिणाम देखें, इनके मान देखें, तो मान क्या आएंगे दोनों के, मान आएंगे दोनों के सेम। बात समझ रहे हो, इसका मीन्स होता है इसकी वैल्यू, परिणाम, जैसे ये 4 न्यूटन का है तो ये भी कितने न्यूटन का होगा, तो ये किसे बताते हैं, ये किसे बताता है, मॉड कर देते हैं किसी का, तो किसे बताता है वो बताता है उसके परिणाम को, किसे बताता है, अरे रिजल्ट नहीं होता, परिणाम रिजल्ट को बताता है कि कितना आया। तो इसका मीन्स कहने का मतलब मैं समझा दूं, देखो इसका मीन्स ये होगा कि अगर ये 4 न्यूटन है तो ये भी कितना होगा, 4 न्यूटन होगा। तो इसके आंकिक मान को तो समझ जाओगे ना, अरे आंकिक मान तो पता है तुम्हें, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आंकिक मान इनका दोनों का बराबर होता है, तो मॉड बताता है कि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। और ये वाला इक्वेशन क्या बताता है, ये इक्वेशन बताता है दोनों की दिशा क्या होती है, विपरीत। ये वाला पॉइंट क्या बताता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो आ जाते हैं इन पे, अब इस पॉइंट पर आए एक एक पे। पहला पॉइंट हमें यहां से मिला, देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहला पॉइंट यहां से मिला, देखो पहला पॉइंट क्या है हमारा, एफ क्या है, पारावैद्युतांक की व्युत्पन्नपाती, ठीक है। अगर माध्यम, जैसे जनरली उसने पूछ लिया, जनरली उसने पूछ लिया कि बताइए कि एयर में, जल में और ग्लास में जो लगने वाले बल है उनका क्रम क्या होगा, क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, सबसे ज्यादा बल किस पे, कौन से माध्यम में लगेगा, एयर में, क्योंकि तुम्हें पता है माध्यम संघन होता जाएगा तो बल घटता जाएगा, तो सबसे ज्यादा बल किस पे होगा, सबसे ज्यादा बल किस में लगेगा, एयर में, क्योंकि ये अनुकुलपाती व्युत्पन्नपाती को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना, से यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लगेगा ना। अब देखो उसके बाद सबसे ज्यादा तो एयर में लगेगा, आपको पता है ये बता रहा है कि माध्यम जितना क्या होगा, विरल होगा, इतना बल ज्यादा होगा, व्युत्पन्नपाती है ना, अरे व्युत्पन्नपाती है ना। अब देखो उसके बाद किस में होगा, जल में, वाटर में, उसके बाद किस में होगा, ग्लास में, ऐसे करके आप देख सकते हो ना, व्युत्पन्नपाती अनुकुलपाती अच्छे जानते हो, उल्टा होता है। देखो ये संगनता बढ़ रही है, संगनता बढ़ रही है, संगनता का मतलब अगर के का क्रम देखें तो सबसे ज्यादा के आर किसका होगा, किसका होगा, के आर ग्लास का, ग्लास का के आर सबसे ज्यादा होगा ना, उसके बाद के आर किसका होगा, वाटर का, उसके बाद के आर किसका होगा, वायु का। अब देखो जिसका के आर क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका बल क्या होगा, देखो व्युत्पन्नपाती है, जिसका के आर सबसे ज्यादा होगा उसका बल सबसे कम होगा। ये सीक्वेंस भी निकालना आपको सीखना है। अगर मान लिया व्युत्पन्नपाती का दे रखा है आपको, तो देखो उसे कैसे निकालते हैं, देखो आपके सामने दोनों रखे हुए हैं ना, व्युत्पन्नपाती को कैसे निकालते हैं, देखो ये ऐसे दिया हुआ है तो इसका व्युत्पन्नपाती जो होगा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, देखो उल्टा हो गया ना, समझ में आया, नहीं समझ आया, उल्टा हो जाएगा। तो पहली कंडीशन ऐसे भी सवाल में पूछता है, राइट, ठीक है ना। अरे उल्टा हो गया, देखो ये माइंड में सेट रखना कि व्युत्पन्नपाती का, देखो इसमें सबसे पहले कौन आया, ग्लांस, इसमें, इसमें, तो इसमें क्या हो गया, देखो उल्टा, तुम्हें पता है व्युत्पन्नपाती का मतलब उल्टा हो गया, इसमें सबसे पहले कौन आया, फिर देखो घुमा दिया ना ऐसे करके उल्टा, ठीक है। तो पहले टाइप के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अब दूसरा टाइप अगर देखें हम, तो दूसरा टाइप अगर देखें तो हम क्या करें कि किसी वायु में बल और किसी माध्यम में बल को अगर रिलेशन निकालें, तो देखो ये होगा हमारा वायु में बल क्या होगा, आपको पता है वायु के लिए क्या होता है, के आर की वैल्यू क्या होती है, वायु के लिए 1 हो जाती है, तो के आर क्या होगा यहाँ पे, देखो के आर वायु के लिए क्या कर देंगे, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है 1/4πε0, 1/4πε0 के आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ना।
अगर वायु के लिए निकाले हम तो कितना आएगा, के आर की वैल्यू आपको पता है, वायु के लिए, निर्वात के लिए, ठीक है, एयर, और वैक्यूम के लिए कितनी होती है, और फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस मतलब होता है मुक्त आकाश में, तो क्या होता है इनके लिए, तीनों के लिए कितनी होती है, 1 होती है। किसके लिए, वायु के लिए, निर्वात के लिए और फ्री स्पेस के लिए कितनी होती है, 1 होती है। आप इसकी वैल्यू जब 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको पता है मल्टीप्लाई में 1 आता है तो उसे छोड़ ही देते हैं, क्योंकि वैल्यू चेंज ही नहीं करता, वो सेम ही रहती है। तो अगर यहाँ पे इसकी आप 1 की मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, सेम ही रहेगा, तो इसको के आर को हम लेफ्ट ही कर देंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? किसी माध्यम का लेंगे, किसी माध्यम का लेंगे तो क्या आएगा भाई, माध्यम का तो ये है, किसी मीडियम का बल क्या है, ये है, और एयर का बल क्या है, ये है। अगर हम मीडियम और एयर के बल में कोरिलेशन निकालें तो क्या आएगा, कोरिलेशन निकालना 2 इक्वेशन से मैंने आपको बताया, कैसे निकालते हैं, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। ये क्या है, देखो ये है हमारा एयर फोर्स, एयर फोर्स है ना, और ये क्या है हमारा मीडियम फोर्स, किसी मीडियम में लगा हुआ फोर्स। हम दोनों में कोरिलेशन निकालना चाह रहे हैं, तो आपको मैंने कितने अच्छे से 12th में बताया था कि आप 2 इक्वेशन बनाइए, क्या बनाइए, 2 इक्वेशन बनाइए, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसे, या जिसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है उसे ऊपर ले लो। किसकी वैल्यू डिफाइन करनी, जिसकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने बताया था, वैसे आप किसी को भी किसी से डिवाइड कर दोगे, मान आ जाएगा निकल के, लेकिन मैंने बताया था जिसकी वैल्यू आपको डिवाइड करनी, डिफाइन करनी है उसे ऊपर ले लो, तो आसान पड़ेगा ना, ऊपर से वैल्यू निकल जाएगी। कर आप किसी को भी डिवाइड सकते, किसी से भी। हमें किसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है, मीडियम वाले की निकालनी है ना, तो सीधी सी बात है, मीडियम वाली इक्वेशन क्या करेंगे, हम ऊपर ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन क्या कर ली, इसे इसे मान लिया हमने फर्स्ट, इसे मान लिया सेकंड, तो मीडियम वाला ऊपर लेना है, तो सीधी सी बात है सेकंड ये, तो क्या होगा, सेकंड, फर्स्ट को क्या करने, फर्स्ट को डिवाइड करते हैं सेकंड से, फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड से, हम अपनी फैसिलिटी के लिए कर रहे हैं, तो मीडियम वाला एफ ऊपर आ जाएगा, आगे मैं मीडियम वाला एफ ऊपर, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो सीधी सी बात है। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बनाना आपको बताऊंगा, देखो कैसे होता है, फिर आप बना देंगे, पेपर में आएगा एकदम कर देंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी। क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब देखो इस साइड वाले को इस साइड से डिवाइड करेंगे, इस साइड वाले को इस साइड से करते हैं, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे एफ ए को डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये पूरा सेम है, कैंसिल, ये पूरा भी क्या है, सेम है, कैंसिल। अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा हुआ है, 1/K, क्या बचा हुआ है, एफ एम बराबर एफ ए, क्या बचा हुआ है, 1/KR, ठीक है ना, और नीचे क्या बचा हुआ है, सब कट जाता है तो 1 बचता है, 1 बचता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, ये तो तुम्हें पता है दोनों है ना, यहाँ पे दोनों है ना, दोनों ही है। अब देखो यहाँ पे ये अकेला, तो 1 किसके नीचे मानते हैं, ये भी पॉइंट क्लियर रखना, बच्चे तो बहुत से सब क्वेश्चन सही करते हैं, पूरा क्वेश्चन यहीं पे गलती कराते हैं। तो यहाँ पे जो जिसमें अंश और हर, ठीक है ना, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, उसमें 1 थोड़ी मानते हैं जो अकेला होता है, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा, अंश हर दोनों होंगे, उसमें 1 नहीं मानते। इसमें तो आपको पता है दोनों है, ये अकेला, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये, और ये यहाँ पे जाएगा। अब देखो अगर इसको देखें हम, तो क्या बनेगा अपना, एफ एम ऊपर आ गया और एफ ए नीचे आ गया, और क्या हो गया, 1/KR। बहुत से के का यूज करते हैं, KR का कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये होगा, हमें क्या हो, ये निकालना है ना। अब देखो इसका ये कोरिलेशन आ गया, क्या आ गया, कोरिलेशन। इसको भी आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और याद भी होना चाहिए, लेकिन निकालना आना चाहिए, बाई चांस भूल गए तो पता ही नहीं चला और अगला क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे कैसे करोगे, चलो एक क्वेश्चन रटना थोड़ी है। तो सीधी सी बात है, अगर 2 फॉर्मूले में कोरिलेशन है तो कोरिलेशन आपको डिवाइड करके निकालना है। मेरा सिखाने का मकसद यहाँ पे इसी के लिए नहीं है, किसी के लिए भी अगर आप 2 फॉर्मूले से कोरिलेट करके कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात है, इस तरह से डिवाइड करके हम करते हैं। कोई दिक्कत? तो शायद इतने पॉइंट तो आपको समझ आ गए ना, ठीक है। इसे नोट करें, फिर अगले पॉइंट करते हैं, क्योंकि अच्छा टॉपिक, तुम्हें पता है कूलाम का नियम अच्छा नियम है, सीधी बात है, इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट, आज का क्लास का मेरा मेन पर्पस यही है कि आपको बताया जाए कि फिजिक्स को कितना एक्यूरेसी से एक्यूरेट करना है। मैं देखो कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, मैं क्वेश्चन भी कुछ कराऊंगा,
ठीक है। क्वेश्चन वैसे मैं हैंड टू हैंड समझा के भी करा रही हूँ, कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा और समझना भी है आपको क्या करना है, कितना करके आप कर सकते हैं। ठीक है, कितना करके आप कर सकते हैं। अगर इतना अच्छे से पढ़ के आप, इतना कम पढ़ के और इतना अच्छे से पढ़ के भी अगर करेंगे तो सीधी सी बात है, सब टॉपिक कर लीजिए आप, ऐसे क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। क्लियर? इतना कम पढ़ के भी आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर उसे मान लिया कि फोर्स पे, ये सिंपल सिंपल पॉइंट तो समझ आ गए ना। क्या आप आपने एक तो सीखा यहाँ पे, क्या किसको घटाना किसको बढ़ाना, कोरिलेशन देखना, और इस तरह से अगर डिस्टेंस को मैंने बता दिया, डिस्टेंस अगर बढ़ी तो फोर्स क्या होगा, घटेगा। अरे ये तो पता है आपको, उसके टाइप के क्वेश्चन भी कराऊंगा। एक कॉन्सेप्ट और सिखाना है मुझे यहाँ पे कि बल क्या है, बल हमारा फोर्स क्या है, सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। और सदिश राशि अगर फाइनली निकालना है तो देखो, उसमें तो हमने बीजगणितीय योग कर दिया था। बीजगणितीय योग जो मैं बता रहे थे ना, सिंपल जोड़ दो आप, तो उसे अगर वैसे बोलते हैं तो बीजगणितीय योग बोलते हैं उसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर फाइनल निकालना है तो आप जोड़ नहीं सकते डायरेक्टली। यहाँ पे क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे परिणाम के साथ दिशा भी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? दिशा। तो ये जुड़ते हैं, ध्यान रखना। अदिश राशि जो जुड़ती है वो जुड़ती है किससे? बीजगणितीय योग कर देते हैं उनका। बीजगणितीय योग का मतलब साइन के साथ उन्हें जोड़ दो, बात करते हैं। जैसे हमने क्या किया था, देखो साइन भी तो लिया था ना उसका, प्लस वाले के साथ प्लस साइन लिया था, माइनस वाले के साथ माइनस साइन लिया था, तो साइन के साथ उन्हें जोड़ देना बीजगणितीय योग कहलाता है। एक आता है हमारा वेक्टर, एक आता है वेक्टर योग करते हैं हम वेक्टर रूल से। कौन से रूल से? वेक्टर। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है। ठीक है, पहले हम समझेंगे डायरेक्शन को। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन का। अगर उसे अच्छा क्वेश्चन बनाना होता है तो फोर्स पे वो डायरेक्शन से पूछता है। ठीक है, आपको डायरेक्शन आनी चाहिए। अब देखिए होता क्या है, होता क्या है, यहां पे मान लो कि हमारा पॉजिटिव चार्ज है। इस टॉपिक को अच्छे से समझना, डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी भी। और इस पे हमारा निगेटिव चार्ज है, राइट। ध्यान रखना, अगर हम देखें नॉर्मली, पहले मैं आपको इससे पहले भी एक चीज सिखाऊं, इनको बात को सिखाऊंगा। प्लस चार्ज से किरणें निकलती हैं, आपको ये तो वैद्य फ्लास्क तो पता है ना, और वैद्य फ्लास्क मैंने 12th में बहुत अच्छे से बताया, आपको पता है। और सी बात है, जो भी यहाँ पे प्रिपरेशन है, मान लो ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें वैद्य फ्लास्क का तो पता होगा, लेकिन पॉइंट में रिवाइज एकदम सब कराऊंगा। वैद्य फ्लास्क का मतलब आपको पता है, मैंने बताया था, आवेश से निकलने वाली किरणें। आवेश से निकलने वाली किरणों को तो वैद्युत फ्लास्क कहते हैं। वैद्युत का मतलब आवेश और फ्लास्क का मतलब किरणें, तो वैद्युत आवेश से निकलने वाली किरणों को क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन ध्यान रखना कि प्लस से किरणें क्या होती हैं? निकलती हैं। प्लस से क्या होती है? किरणें निकलती हैं। और माइनस में किरणें क्या होती हैं? अंदर जाती है, माइनस के अंदर जाती है। दोनों को ध्यान से समझना, किरणें दोनों, किरणों से दोनों रिलेटिव है, फ्लास्क से दोनों रिलेटिव है, लेकिन एक के फ्लास्क प्लस का बाहर, माइनस का अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। 12th में मैंने बताया था, किरणें के बारे में बताया था, फ्लास्क निकलता है इससे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा और डार्क पढ़ेंगे हम, क्या कि प्लस से फ्लास्क निकलता है, माइनस में फ्लास्क अंदर जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट पता होगा, अब डायरेक्शन निकाल लोगे। ये मान लिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा प्लस है, प्लस चार्ज है ना, और यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज है। क्या चार्ज है? माइनस चार्ज। तो आपको पता है क्या होगा, होगा ये कि प्लस से किरणें निकलेंगी, माइनस में जाएंगी। देखो यहाँ पे प्लस से तो निकलती है ना, माइनस में जाती है। वही वाला हिसाब है, एक को कोई चीज देनी है, दूसरे को लेनी है, तो क्या करेगा? एक देता रहेगा, दूसरा लेता रहेगा। तो आपको पता है प्लस वाला तो किरणें देना है, देनी है ऐसे तो किरणें, माइनस वाले को लेनी है। तो ये इसने बोला ऐसा करो, आप मुझे ही देते रहो। तो क्या करेगा ये? प्लस वाला माइनस वाले को देता रहेगा, तो प्लस वाले को देनी है, माइनस को लेनी है, तो लेता रहेगा। इस तरह से बात समझ आ गई ना? किरणें जा रही है, अरे किरणें जा रही है कि नहीं जा रही, बताओ मुझे। जा रही है ना? और आपको पता है ये तो क्या करेगा? किरणों को छोड़ता है और ये किरणों को लेता है। यहाँ पे आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे करके कुछ बना, दिखा आपको? ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में किरणों की दिशा होगी वही बल की दिशा होती है। किरणों की दिशा किस साइड दिख रही है आपको? प्लस से माइनस की ओर, तो बल की दिशा भी क्या होगी? ध्यान रखना, किरणों की दिशा, जो किरणों की दिशा होगी वही बल की दिशा होगी, और जो बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसका मीन्स अगर किरणों की दिशा पता चल गई ना,
तो दोनों की दिशा पता चल गई, इसीलिए किरणें सिखाती हूँ कि वहां पे समझ में नहीं आता, ऐसा रट थोड़ी लोगे आप किधर डायरेक्शन में दिशा है, समझ के आप कर लोगे। तो बात क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या सीखना, हमें किरणें पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन में जा रही है, हमें पता चल जाएगा बल्कि डायरेक्शन में होगा, तो सीधी बात है। हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। जब हम कर रहे हैं, सीधी बात है, डायरेक्शन की बात करते हैं तो वेक्टर लगा देते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं तो वेक्टर लगा देते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे एक चीज समझिए आप कि जब बात चल रही है दिशा की, तो हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यहाँ पे डिफाइन कर लें। अब आपको पता है वैद्युत क्षेत्र, अब यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो ये तो होता है, मैंने बोला जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो वेक्टर यूज करके करते हैं, क्योंकि वेक्टर ही तो बताता है डायरेक्शन को। आपने ये फॉर्मूला तो देखा होगा, 12th में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। अब देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ पे, वैद्युत क्षेत्र किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ पे, और दोनों के देखो तीर भी एक साइड जा रहे हैं, तीर भी एक साइड जा रहे हैं ना, तो क्या होगा, जो एफ का तीर है उसी डायरेक्शन में ई का भी तीर जा रहा है, तो इसका मीन्स जिस डायरेक्शन में एफ की दिशा होगी उस डायरेक्शन में ई की दिशा होगी, तो दोनों की दिशा एक होती है, तो ई की दिशा भी इस डायरेक्शन में होगी। मैंने इसीलिए करा दिया, सीधी बात है, एफ की तो निकाल ही रहे थे, ई की भी निकल जाएगी दोनों की, ठीक है ना। तो फाइनली आपको किससे निकालना है, जैसे बोलेगा तो हमें निकालना आना चाहिए, तो ये पॉइंट क्लियर है। एक पॉइंट और सीखना, प्लस प्लस वाला। अब आपको पता है प्लस और ये भी प्लस। अब देखें, अब तुम्हें पता है ये भी क्या करेगा, ये भी छोड़ेगा किरणों को, और ये भी किरणों को छोड़ेगा, छोड़ेगा ना। लेकिन जब इसके पास किरणें इधर नहीं जाएंगी, अब क्यों, क्योंकि ये तो खुद छोड़ लिया है। सोचो, दो चीजों को जब ऐसे क्रॉस करके मारोगे तो क्या होंगी, वो टकरा के ऐसे निकल जाएंगी, फिर ऐसे निकलेंगी टकरा के, तो सीधी सी बात है, इसकी किरणें ऐसे करके रिवर्स होंगी, इस तरह से बैक में जाएंगी ना, क्योंकि ये अपने पास को तो आने नहीं देगा, तो ये ऐसे करके। अब देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि बल इधर, ये जो है आवेश, इस पे बल इस डायरेक्शन में लगा रहा है। अरे देखो इसकी किरणों को किधर ढकेल रहा है, अरे इस पे किरणें माने कैसी जाती, इधर जाती, किरणें किधर गई, इधर गई, तो इसका मतलब इसने इस डायरेक्शन में ढकेला होगा किरणों को। सोचो, समझ तो आ रहा है ना। देखो यहाँ पे किरण अगर ये नहीं ढकेलता तो इधर जाती, जाती नहीं जाती, लेकिन ये किरण किधर पहुंच गई, इधर, तो क्या किया होगा इसने, ऐसे करके ढकेला होगा, ढकेला होगा ना, तभी तो पहुंची है। तो सीधी सी बात है, ये इस पे किस डायरेक्शन में बल लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। अब मैं बिल्कुल सेम ऐसे ही इसका, देखो इसकी किरणों को इसने ढकेल दिया, क्या किया, इसकी किरणों को इसने ढकेल दिया, इसने सोचा मैं, तू मेरी किरणों की क्यों ढकेलेगा भाई, मैं भी तो ढकेल सकता हूँ। इसने क्या किया, इसने इसकी किरणों को इधर ढकेल दिया, तो ये क्या करेगा, ये इस पे बल किधर डायरेक्शन में लगा रहा है, उस डायरेक्शन में। इसका मीन्स क्लियर है कि ये इस पे बल जो लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, दोनों का मीन्स क्लियर है। बल किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में, क्लियर है ना पॉइंट। तो यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं, ये पॉइंट आने चाहिए। माइनस का तो सेम ही होता है, तुम्हें पता है, वो भी ढकेलेंगे एक दूसरे को। तो यहां से हमें ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ कि यहाँ पे अगर हम देखें, प्लस प्लस के बीच अगर बल देखें तो डायरेक्शन क्या रहेगी, अगर इसका बल देखें इस पे तो किस डायरेक्शन में लगाएगा, सीधी बात है, ये लगाएगा इस डायरेक्शन में। अरे इस पे इस डायरेक्शन में तो लगाएगा, ऐसे करके बना लो और क्लियर रहेगा। ये ऐसे लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में लगा हुआ है फोर्स, इसे मान लिया हमने 1 और इसे मान लिया चार्ज 2। अब ये फोर्स किसका लगा हुआ है, कौन लगा रहा है, ये वाला फोर्स 2, किस पे, 1 पे, तो क्या लिख देंगे हम, 2 1 ही तो लिख देंगे, लिख दोगे ना 2 1। अब देखो ये इस पे किस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, इस डायरेक्शन में, और कौन लगा रहा है 1 2 पे, तो क्या लिख देंगे हम, F1 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, देखो डायरेक्शन दिखाता है ये, हम इधर को नहीं लगा सकते, अब इधर लगा रहे हैं, ये इधर लग रहा है, क्लियर हो गया ना। तो हम ऐसे बल की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। माइनस वाले की भी सेम रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता है वो भी ऐसे करेगा, वो नहीं, तो माइनस वाले का भी अगर देखें तो ऐसे ही रहेगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे फाइनली जो निकालते हैं हम, फाइनली जो निकालते हैं वो वेक्टर रूल होता है, क्या है, वेक्टर रूल होता है, मान लिया कि उसने ऐसा किया कि यहाँ पे दो आवेश लिए और ऐसे करके बना दिए उसने, कि ये ऐसे करके इस तरह से और ये ऐसे, दो बल है, कितने बल है, दो बल है, इस पे F1 लगा हुआ है और इस पे F2 लगा हुआ है, एनसीईआरटी में भी दे रखे। और एनसीईआरटी की सीधी सी बात है, देखो एनसीईआरटी में एक खासियत होती है आपकी, देखना कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन, एक टाइप का एक ही क्वेश्चन दिया होता है,
वो इसलिए दिया होता है कि आप समझो उसे। और जो कुछ और बुकें हैं, सीधी बात है, उसमें ऐसा होता है एक एक टाइप के 50-50 क्वेश्चन दिए होते हैं, 10-10 क्वेश्चन दिए होते हैं। तो एनसीईआरटी का मेन पर्पस होता है सिखाना। आप उस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से समझो और उस टाइप का फिर कोई भी क्वेश्चन आया आप कर दो। ये एनसीईआरटी का मकसद होता है, तभी तो छोटी होती है बुक वो। ठीक है, तो बात समझ आ गई। तो क्या है यहाँ पे, ऐसे करके उसने कोण दे दिया थीटा। क्या दे दिया, थीटा। अब उसने पूछा फाइनल बताओ मुझे कितना बल होगा। क्या पूछा उसने, फाइनल बताओ आप कितना बल होगा। तो इसे आप जोड़ के नहीं निकाल सकते, जैसे वहां पे तो ऐसे कर रहे थे अपने, ऐसे करके नेट बराबर दोनों को जोड़ दिया हमने। ऐसे यहाँ पे नहीं कर सकते, क्यों, हमें इसे वेक्टर रूल से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, वेक्टर रूल से। ठीक है ना, आप इतनी टेंशन मत लो, सोचोगे क्या होगा, बस एक फॉर्मूला याद रखना, एफ नेट निकालना हमें, तो एफ टोटल निकालना है ना। तो एफ टोटल के लिए क्या करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला, एफ वन का स्क्वायर किया, एफ टू का स्क्वायर किया, प्लस टू, फिर एफ वन एफ टू इंटू कोस थीटा, बस इतना यूज करना है। ठीक है ना, बस क्या करोगे, एफ वन का स्क्वायर एफ टू का स्क्वायर प्लस टू, क्या है मल्टीप्लाई में एन की, टू एफ वन एफ टू इंटू कोस थीटा। बात करते हो, जैसे एक क्वेश्चन करा दो यहाँ पे, याद रहेगा। मान लिया कि उसने एफ वन दिया हुआ है, यहाँ पे एफ वन एफ टू लगे ना, तो उसने ऐसे करके इंटरफेस कुछ बनाया है, देखो ऐसे करके, यहाँ पे उसने लगाया कितना, 5 न्यूटन का बल। ठीक है ना, और यहाँ पे उसने लगाया कितना, 2 न्यूटन का बल। उसने दिया कि यहाँ पे कोण जो एंगल है इनके बीच 30 का है। कितने का है, 30 का है। अब उसने पूछा कि नेट बताइए इस पॉइंट पे कितना बल लगा होगा, नेट, नेट कितना लगा होगा। तो सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, आपको पता है F1 की वैल्यू कितनी दी है उसने, देखो F1 यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, F2 कितना हो गया, 2 हो गया। जरूरी नहीं है आप किसे मान रहे हैं F1, अरे आप इसे मान लो F1, इसे F2 मान लो, ऐसे F2 ऐसे F1 लो, एक को F1 मानना है, एक को F2 मानना है, मेन मकसद ये है हमारा। ठीक है ना, कभी सोचो यार इसे अगली बार भी इसे ही मानना है, 5 को मानते हैं F1, तो मकसद नहीं, एक को F1 मानना है, एक को F2 मानना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया। अब हमारा एंगल कितना हो गया, देखो यहाँ पे थीटा कितना है हमारा, थीटा हमारा 30, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लगा दीजिए आप, एफ नेट कितना होगा, आपको पता है F1 कितना लिया आपने, 5, तो क्या हो जाएगा, F1 की जगह 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा क्या है, F2 की जगह क्या है, 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 तो आपको पता है मल्टीप्लाई में ऑलरेडी होता ही है, ये तो फॉर्मूले में ही है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसे थोड़ा साइड कर दो, थीटा बराबर कितना है, 30। अब यहाँ पे देखो कितना है, अब F1 कितना अपना 5 और F2 कितना है अपना 2। अब यहाँ पे कोस कितना है अपने पास, कोस कितना है, कोस 30, राइट, कोस 30 हो गया। आपको क्या करना है, अब आपको करना है कितना, इसका बार करेंगे 25 हो जाएगा, इसका करेंगे 4 हो जाएगा, इसका करेंगे कितना हो जाएगा 10, और 10 दूनी 20 हो गया, 20 हो गया ना, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। और यहाँ पे क्या है, 30 का मान कितना होता है, इसका 30 का √3/2, ठीक है ना, √3/2 होता है इसका, वो साइन का होता है 1/2, 30 का उल्टा हो जाता है ना साइन में कोस में, ये हो गया। अब आप क्या कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे आप कितना आ जाएगा 20, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, प्लस √2/2, और फिर क्या करेंगे आप, एलसीएम आ जाएगा 2 इसमें, जब एलसीएम 2 आ जाएगा तो सीधी बात है यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। बाकी तो आप कर ही सकते हैं, सीधी बात है ऐड करके, आपको एलसीएम लेना तो आता ही है। एलसीएम ले लेंगे आप, कितना आ जाएगा 2, और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 9 दूनी कितना होता है 18 होता है, और 4 2 दूनी 4 होता है, और 1 5 होता है, ठीक है। और प्लस अपना कितना है 20√3, ठीक है। तो फिर आप निकाल सकते हैं इसको अंदर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मकसद ये है, अगर कोई आता है कैसे, कोई आएगा कैसे, कोई अगर इस तरह से आता है तो सीधी सी बात हम इस तरह से कर सकते हैं, राइट। रूट निकालना तो मैंने बताया कितनी बार तुम्हें। अब यहाँ पे तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो, राइट, कोई दिक्कत। तो इतने कूलाम के नियम से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, डायरेक्शन के कर सकते हैं, उसके कर सकते हैं, उसके कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और सिखाना मुझे आपको यहाँ पे, कि जैसे बोला उसने, ये इसी के लिए नहीं है, सभी के लिए। जैसे वो बोलता है कि वायु में, वायु में नहीं, अगर वो बोलता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। अगर उसकी दूरी को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, जैसे प्रीवियस ईयर भी पूछा था। जैसे मान लिया उसने, ध्यान समझने से, उसने बोला
कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। ठीक है, अगर इनके बीच की दूरी को कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, और आवेशों को कितना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। वो कुछ भी कर सकता है, ऐसी सी बात है, हमें तो तरीका सीखना है। आवेशों को कितना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो अब लगने वाला बल क्या होगा। बात समझ आ रही है। तो इसे कैसे निकालते हैं, 12th में मैंने बताया था दो कंडीशन है। जैसे मान लिया फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन केस फर्स्ट, ठीक है, केस कौन सा, फर्स्ट। अब उसने फर्स्ट केस में क्या बोला है कि दो आवेश रखे हुए हैं, उनके बीच लगने वाला बल F है। तो ऐसी तो होगा, सीधी सी बात है, दो आवेश है Q1, इनकी डिस्टेंस ये है, Q2 है, राइट। ठीक है ना। अब देखो क्या है, यहाँ पे आपको पता है इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, F होगा, और ये हो गया हमारा, तो क्या होगा आपको पता है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला इंटू KR Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब उसने देखो क्या किया है, केस सेकंड में, ये आपको मैंने सॉल्व कराया था 12th में, याद करो, केस फर्स्ट और केस सेकंड से। अब उसने सेकंड केस में क्या कर दिया, दूरी को आधा कर दिया, आवेशों को डबल कर दिया। दूरी को क्या किया उसने, आधा किया है। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कंडीशन का है अपना, फर्स्ट कंडीशन का F बोला है ना उसने। अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, देखो R कितना हो जाएगा, R कितना हो जाएगा, R आप क्या करेंगे, 1/2 हो गया। R कितना हो गया, 1/2। और आवेश कितने हो गए, दोनों आवेश कितने हो गए, देखो Q1 भी कितना कर दिया उसने, डबल। Q1 भी कितना कर दिया, डबल। और Q2 भी कितना कर दिया उसने, डबल। बात समझ आ रही है। तो आप क्या करोगे, जहां पे ऐसे रखे हुए थे, आप उनकी जगह क्या कर दोगे, आप ये वैल्यू रख दोगे। रखें वैल्यू, देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये तो ऐसे ही आएगा क्योंकि परावैद्युतांक में उसने कोई भी चेंज नहीं किया। अगर करता तो हम इसे भी चेंज कर देते। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिखना है आपको, 2Q1, और यहाँ पे 2Q2। यहाँ पे कितना लिखना है आपको, R/2 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4Q1 Q2। अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अरे आपको पता नहीं है, जब स्क्वायर करोगे R का स्क्वायर होगा, दो दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अब आपको पता R स्क्वायर और 4, 4 हो जाएगा। अब 1 किसके नीचे मानोगे आप, इसके नीचे थोड़ी मानोगे, इसके नीचे मानोगे 1। तो ये 4 कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा ना 4 में मल्टीप्लाई में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR, और 4 4 4 4 चौक कितना हो गया, 16। और देखो क्या हो गया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो जो पहले की जगह है, पहले की तरह है, उसे सेम पार्ट्स को एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जगह हम वही लिख देंगे। तो ये हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा F2 निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं, वो हमारा F था ना, ये हम निकाल रहे हैं F2, कंडीशन सेकंड का। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता है, इसको अगर एक साथ लिख दो तो देखो कि किसकी तरह है, ये इसकी तरह है ना। तो हम क्या ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, 60 को आगे लिख दें और इसे ऐसे लिख दें, KR और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, अब आपको पता है ये किसके बराबर है, F के। तो जिसकी जगह जो जिसके बराबर जो होता है उसकी जगह पर लिख सकते हो ना। तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो आप, F लिख सकते हो ना। तो क्या आ जाएगा, देखो आप देखो 60 हो गया और F हो गया, तो कितने गुना हो गया, देखो F2 कितना हो गया, F2 हो गया 16 गुना। कितने गुना हो गया, 16 गुना हो गया। एक इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत पूछता है, क्या करता है, कितने, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत पूछता है। इसी फॉर्मूले के लिए नहीं है, जितने भी फॉर्मूले, कुछ वो घटा देगा कुछ बढ़ा देगा, पूछेगा आप बताओ कितना हुआ। तो इस पे भी आपको मोस्टली फोकस रखना है, वो बहुत क्वेश्चन पूछता है। और सेम बल वाला क्वेश्चन ऐसा पूछा है प्रीवियस में, लास्ट ईयर में बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा है उसने, जैसे इतना कर दिया, इसे इतना कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये इंक्लूड कर लेना अपने माइंड में, क्योंकि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, किसी को घटाएगा, किसी को बढ़ा देगा, पूछेगा बताओ आप कितना हुआ। ये अच्छा पॉइंट है, ये भी अच्छा पॉइंट है, सीधी बात है। सदिश राशियों को कभी भी अगर फाइनली निकलवाएगा तो आप इसका यूज करेंगे। 2 पॉइंट आपने यहाँ पे सीखे, ठीक है ना, 2 पॉइंट सीख लिया आपने। अब क्या है, इसको नोट करो, अब मैं 2 पॉइंट और सिखाता हूँ जो अच्छे पॉइंट है। अब देखो ये टॉपिक तो सीख लिया ना, ध्यान रखना ये इसी के लिए नहीं है, मैं आज एक क्लास इसीलिए बढ़ा रही हूँ फिजिक्स की, ठीक है, आप समझेंगे करना कैसे, ये इसी के लिए नहीं है, सभी को ऐसे पढ़ना है, समझ समझ के पॉइंटों को। अब देखो यहाँ तक इतने पॉइंट तो समझ में आ गए कूलाम के कितने होते हैं, क्योंकि मेरा मकसद आज क्या है कि मैं फिजिक्स की इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊं कि फिजिक्स को कैसे पढ़ते हैं, राइट। चैप्टर हम कल करेंगे इसका। अब देखो क्या होगा,
ये समझ आ गया कूलाम के नियम कैसे होते हैं, कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसी सी बातें। कभी कभी वो जनरली क्वेश्चन पूछता है, देखो बिल्कुल जैसे हमारा ऐसे करके फॉर्मूला दिया हुआ है, राइट, ये फॉर्मूला दिया है हमारा, ठीक है ना, ये दिया हुआ है और उसने Q1 Q2 दिया हुआ है, Q1 Q2 R स्क्वायर। अब यहाँ पे जनरली उसने पूछ लिया कि क्या यहाँ पे R की वैल्यू बढ़ाने पर, R का मान बढ़ाने पर F का मान क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है। उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि F का मान, कभी कभी वो ऐसे करता है, ऐसे स्टेटमेंट फॉर्मूले से ना स्टेटमेंट पूछ लेता है। स्टेटमेंट का मतलब उसे समझो, देखो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट दिया उसने कि दूरी बढ़ने, दूरी दूरी का मान बढ़ने से, मान बढ़ने से, बढ़ने से होता है वो, बढ़ने से क्या होता है, वल का मान, वल का मान बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया उसने कि दूरी का मान बढ़ने से, बढ़ने से वल का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट दिया, देखो ध्यान रखना कि वो क्या करता है, यहां पे स्टेटमेंट से क्या करता है, फॉर्मूले से स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या करता है, फॉर्मूले से स्टेटमेंट देता है, उसे करना है आपको कौन सा इसमें से रॉन्ग होगा। उसने पूछा कि बताइए कि निम्न में से कौन सा क्या है, गलत है, बताया। उसने पूछा कि निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है या गलत है, वो यही पूछेगा, सही नहीं है, नहीं है, ठीक है, या कौन सा क्वेश्चन गलत है, ऐसे करके। अब तीसरा पूछा उसने, आवेशों के मान, आवेशों का मान बढ़ने से, बढ़ने से बल का मान बढ़ता है, बल का मान बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है। चौथा वो कोई भी दे सकता है, क्या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मैं यहाँ पे मेरा मेन पर्पस है कि वो फॉर्मूले से किस तरह से थ्योरिकल क्वेश्चन बना के पूछता है, ठीक है। हर साल वो कोई ना कोई क्वेश्चन दो चार पूछ ही लेता है, दो एक क्वेश्चन पूछ लेता है। पिछले साल उसने प्रतिवर्ती धारा से पूछा था इसी तरह से, फॉर्मूले का यूज करके थ्योरिकल बताओ, तो ये आपको कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता है, अब इसका आंसर करने वाले हैं हम। देखो इनमें से कोई नहीं, ये तो मोस्टली आपको पता है नहीं होता आंसर। ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, ये ज्यादातर आपने देखा है आंसर होता है, ठीक है। जब कंफ्यूज हो आप, सीधी सी बात है इनमें से सभी का ऑप्शन करें, क्योंकि अगर आपको दो पता है तो सीधी सी बात है तीसरा नहीं भी पता है, मान लीजिए दो पता है तीसरा नहीं पता, तो भी तो सब आएंगे फिर, क्योंकि या तो एक सही होगा या सब सही होंगे, यही तो आएगा ना, तो सीधी सी बात है यहाँ पे। अब देखो स्टेटमेंट से, ये फॉर्मूले से स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अब आप देखो कि यहाँ पे दूरी का मान बढ़ने से बल का मान बढ़ता है। अब एक देखो ये स्टेटमेंट सही है गलत है। अब देखो दूरी का मान क्या होगा, हमें पता है कि बल क्या है, दूरी का तो व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब देखो उल्टा है ना, अगर ये ऊपर है, देखो सिंपल तरीका मैंने इंटर में बताया था कि ये ऊपर तो ये नीचे तो ये ऊपर, उल्टा है, उल्टा होने से काम भी उल्टा होता है। और ये ऊपर तो ये भी ऊपर, ये ऊपर तो ये भी ऊपर, तो ये आमने सामने तो ये बढ़ेंगे। तो आपको पता है ये तो उल्टा है, उल्टा है ना, ये ऊपर है तो ये नीचे, इसका मतलब उल्टे का मतलब अगर आर बढ़ेगा तो एफ तो घटेगा। लेकिन इसने क्या दिया, देखो दूरी का मान बढ़ने से बल का मान बढ़ता है, तो सीधी बात है पहला स्टेटमेंट ही गलत दिया है उसने। अब देखो लेकिन हम करेंगे सब, क्योंकि हमें और क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है दो ऑल ऑफ दिस सही हो, तो क्या होगा, देखो दूरी का मान बढ़ने से बल का मान कम होता है, ये बात सही है। देखो दूरी का मान बढ़ेगा तो बल का मान कम होगा, ये सही है, ये गलत है। चौथा, तीसरा देखो आवेशों का मान बढ़ने से बल का मान बढ़ता है। आपको पता है देखो आवेश, बल क्या होता है, आवेशों के क्या होता है, अनुकुरपाती होता है। अनुकुरपाती का मतलब ये होता है अगर ये बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा कथन गलत है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं का यूज हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वरना कितने गलत हो जाएंगे, दो गलत हो जाएंगे, कितने दो गलत हो जाएंगे, तो इसमें से इसका यूज नहीं कर सकते। समझ में तो आगे मैं कैसे कहना चाह रही हूं, इसका यूज नहीं कर सकते। उसने ऐसे लिख दिया, उसने ये लिखा कि परावैद्युतांक, परा
वैद्युतांक का मान बढ़ने से बल का मान घटता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, बात समझ आ गई। तो इसमें परावैद्युतांक का मान देखो, बल क्या होता है परावैद्युतांक के, व्युत्पन्नपाती है ना, परावैद्युतांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा तो बल का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसने क्या दिया, परावैद्युतांक का मान बढ़ने से बल का मान घटता है, तो ये भी क्या है, राइट है। ठीक है ना। अब देखो क्या उसने क्या पूछा था, सही नहीं है, तो आपको पता है 3 तो ये सही है और ये सही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हुआ, इसका फर्स्ट हुआ। क्वेश्चन पेपर में ध्यान से देखना इस चीज को जब आप सॉल्व करें, कि उसने ये पूछा सही है या ये पूछा सही नहीं है। कभी कभी जल्दबाजी में ये हो जाता है कि सही, उसने पूछा है कि सही नहीं है, आपने सही है तो लगा दी सही। तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे पढ़ लो तो आप ये सोचोगे ऐसी गलती कैसे हो जाएगी, ऐसी गलती तो नहीं हो सकती, लेकिन ऐसी गलती होती है, राइट। तो एक तरीका ये भी समझ में आ गया कि फॉर्मूले से स्टेटमेंट कैसे बना के पूछता है वो। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि जैसे फॉर्मूला, अब न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं। अब बात आती है हमारी, देखो क्वेश्चन तो मैंने कोरिलेट करने बता दी कैसे होता है, कैसे निकालते हैं फॉर्मूले से। अब एक चीज और बची है जो मेन है कि न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं, राइट, उसे भी सिखाता हूं, इसे नोट करो पहले। अब देखो, अब मुझे कराना क्या है, अब मुझे कराना है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं डायरेक्ट, ये मत समझना ये कौन सा न्यूमेरिकल, हम तरीका सीख रहे हैं। एक तो आता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल, एक आता है इनडायरेक्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, वो जो थे R1 R2 क्या R4 कर दिया 5 कर दिया, वो कौन सा था, वो भी डायरेक्ट ही होता है, डायरेक्ट चेंज कर रख दिया। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल की फॉर्म में डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, दोनों मुझे बताने, तीसरी बात है आपको उसे अच्छे से समझना है। एक होते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल, ये जो किस टाइप का न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल। अब देखो डायरेक्ट न्यूमेरिकल में क्या होता है, सब कुछ डायरेक्ट दे रखा होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है, सॉल्व करना, बात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि नीट में सब हार्ड हार्ड आएंगे, आपको पता है कि 3 घंटे 20 मिनट पेपर चलेगा आपका। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप 3 घंटे 20 मिनट में सॉल्व कर दें। ऐसा थोड़ी कि सब क्वेश्चन हार्ड देंगे, वो तो 12 घंटे में सॉल्व भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। पेपर बनता है तो फिर देखा भी जाता है कि इतने घंटे में सॉल्व होता है कि नहीं होता है, तो इजी भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। आप तो सीधी बात है, अब प्रीवियस भी करना है इसके साथ साथ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो कैसे होते हैं, वायु में, अब देखो वायु में बोल दिया उसने, वायु में बोल दिया ना, तो वायु में बोल दिया तो के आर की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम से, बताया था मैंने आपको कि सबसे पहला काम क्या होता है, स्टेप करते हैं हम कौन से, फर्स्ट स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, फर्स्ट स्टेप में वैल्यू को छांटते हैं, वैल्यू को छांटना फर्स्ट स्टेप में, सीधी बात है। अब देखो क्या है, वायु में, वायु का मतलब कि यार 1 हो गया, वायु में रखा हुआ है। उन्होंने पूछा उसकी दूरी कितनी है, दूरी 30 सेमी की दूरी पर 2 छोटे आवेश, क्या है, आवेशित गोले कितनी सेमी की दूरी पर है, 30 सेमी। तो इसका मीन आर की वैल्यू कितनी हुई, 30 सेमी, और सेमी को हम क्या करें, मीटर में बदल लें। तो आपको पता ये हो गया, ये इसको 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को हम, अरे ऐसे लिख सकते हैं, नहीं देखो ये भी सिखाना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जितना शॉर्ट कर लोगे वहां पे न्यूमेरिकल इतना आसान पड़ेगा। देखो 1 पावर है, ऐसे लिख सकते हो ना 30 को, 1 पावर, तो कितनी बची, आपको पता माइनस की 1 नहीं बची, प्लस की 1 है, ये हो गया। अब उसने पूछा है देखो दोनों गोले पर आवेश क्या है, 2 छोटे आवेशित गोलों पर, यहाँ पे क्या 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम व 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम आवेश है। तो दोनों गोलों पर ये किसकी वैल्यू दे रखी है उसने, Q1 एंड Q2 की। तो Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 2 इंटू 10 की पावर -7, और Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, क्या कूलम। और उसने पूछा इनके बीच कितना बल है, F पूछा उसने, क्या पूछा है, F पूछा है। ठीक है ना। तो पहले स्टेप में हमारा क्या काम होता है, वैल्यू को हम छांटते हैं यहां से, ठीक है, निकाल लिया। इसका छांटने का मीन्स होता है कि किसकी वैल्यू दे रखी है, किसकी निकालनी है, ये डिसाइड करते हैं। छांटने के 2 तरीके मैंने बताया, एक शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम से। ठीक है, क्योंकि देखो दूरी है, क्या है यहाँ पे दूरी, और दूरी को किससे दिखाते हैं, आर से, तो सीधी बात आर की वैल्यू हो गई। देखो ये आवेश है, आवेश है ना, आवेश है, और आवेश को किससे दिखाते हैं, क्यू से, तो क्यू की वैल्यू हो गई। ठीक है ना, तो ऐसे हम इसको छांटते हैं। दूसरी बात मैंने बोला है
कि यहाँ पे आपको इनसे अगर मिस्टेक होने के चांस कभी बाई चांस हो, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन हो जाता है कि लैंग्वेज समझ में नहीं आती उसकी, तो आपको मैंने बोला है किससे छांटते हैं वैल्यू, यूनिट से। देखो हमें पता नहीं चल रहा किसकी वैल्यू है, तो हमें बताया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इतने कूलाम, और कूलाम किसका मात्रक होता है, यूनिट होता है आवेश। तो हमें क्लियर हो गया आवेश की वैल्यू है। ठीक है, इस चीज पे फोकस करना आप। अब यहाँ पे भी दे रखा है, आपको पता है क्या कूलाम, तो हमें पता है कि हाँ ये आवेश की वैल्यू है। क्योंकि यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में तो वो कॉम्प्लिकेटिव कर सकता है उसको, मात्रक या यूनिट तो यहाँ पे ऐसे लिख के देगा देगा ना, सीधी सी बात है। अब देखो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, लेकिन सेमी किसका मात्रक है आपको पता है, दूरी का। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, दूरी की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू हो गई। तो ये ध्यान रखना है, इस पे मेनली फोकस करना आप। क्या करना, इस पे। पता है ये कब काम करता है, यहाँ पे वैल्यू छांटने में ये जब काम करता है जब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही और आपको पता नहीं चल रही किसकी वैल्यू वो उसने दे रखी है। तो क्या करेंगे आप, ये लैंग्वेज ही तो चेंज कर सकता है वो, यूनिट ऐसे ही लिख के देता है वो, तो यूनिट से पहचान लेंगे आप। तो बेस्ट तरीका है यूनिट से आपको वैल्यू। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में फॉर्मूला कोरिलेट कर देंगे। फॉर्मूला फॉर्मूला कोरिलेट करने का मींस कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये आते हो। तो आपको पता है कूलम का नियम ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एयर वाला है, एयर में Kr बराबर 1 होता है, ये वाला लगता है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ और Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ ये हो गया। और आर कितना है देखो, आर ये हमारे कितना 3 × 10⁻⁻1, इसे तो सॉल्व कर ही लोगे, कर लोगे ना। अब देखो इसे कर लोगे, चलो मैं करा दूं, तुम्हारा कितना हो गया। देखो हमारा तरीका, हाँ मुझे एक तरीका सिखाना है यहाँ पे, तब हम करने का तरीका ये होता है, फिर नंबर नंबर को एक साइड कर लो, पावर पावर को एक साइड कर लो, ऐसे क्या नहीं होता, मिस्टेक नहीं होती। ये वाली बात सिखानी थी, वरना आप कर ही लेते आगे। तो आप क्या करो, नंबर को एक साइड और पावर को एक साइड। नंबर देखो ये और ये हमने एक साइड कर लिया, क्यों, ताकि हमसे क्या हो, अरे घर पे तो कर ही दोगे, वहां पे गलत होने के चांस रहते हैं एग्जाम में, क्योंकि प्रेशर होता है वहां पे। ये हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ, राइट, ये कर लिया। अब यहाँ पे कितना होगा, 9 हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2। अब देखो 9 से क्या हो गया, 9 गया। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, हम मल्टीप्लाई कब करते हैं, पहले हम जो नीचे वाली वैल्यू ऐसी रहने देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू ऐसी पहले काट देते हैं हम, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, जब नहीं कटेगा तब। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या ऊपर क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, राइट। अब देखो पावर, देखो यहाँ पे कितनी है पावर, यहाँ पे माइनस की 14 है ना, यहाँ पे प्लस की कितनी है 9, कितनी बची है हमारी, काय की, माइनस की 5 बची ना, अरे माइनस की 5 ही तो बची। अब यहाँ पे देखो 2 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस की, तो कितनी हो जाएगी अपने पास, माइनस की कितनी है 5, प्लस की कितनी हो जाएगी अपने पास, तो कितनी बचेगी अपने पास, माइनस की कितनी बचेगी, तो माइनस की बचेगी 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो हमारे सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट वाले, उसमें कितने स्टेप करते हैं हम, पहला हम क्या करते हैं, पहला हम वैल्यू को नोट डाउन करते हैं, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, फॉर्मूला कोरिलेट करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठेगा। थर्ड स्टेप में क्या आंसर कर देते हैं, स्टेप नंबर थर्ड में क्या कर देते हैं हम, स्टेप नंबर थर्ड में हम सॉल्यूशन करते हैं। बात समझ आ गई, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप फॉर्मूला कोरिलेट कर दिया, थर्ड स्टेप में क्या कर दिया हमने, सॉल्यूशन कर दिया। तो डायरेक्ट वाले सवालों में 3 स्टेप लगते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वाले सवालों में 4 स्टेप लगते हैं। ठीक है, इसे नोट करो। अब देखो हमने क्या सीखा, हमने बहुत सी चीजें यहाँ पे देखी हैं कि कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ा जाता है, टॉपिक को कैसे पढ़ते हैं, उससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, स्टेटमेंट क्या, सब चीज। अब मैं लास्ट में इसमें ये बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक न्यूमेरिकल डायरेक्ट वाला हो गया, अब देखो इनडायरेक्ट वाला। इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में आपको पता है क्या अंतर था, डायरेक्ट में सब कुछ दे रखा था, बस आपने फॉर्मूले में रखा उसकी वैल्यू को और सॉल्व कर दिया। इनडायरेक्ट में सब कुछ नहीं दे रखा होता, कुछ आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है 4 स्टेप में, वो होता है 3 स्टेप में। उसमें कुछ आपको निकालना पड़ा नहीं ना, सब कुछ उसने दे रखा था, बस आपने फॉर्मूले में वैल्यू रखी, सॉल्व कर दिया, बात खत्म। वो होता है डायरेक्ट वाला। अब देखो हम इनडायरेक्ट वाले को करने वाले। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट इसका भी यही होता है। क्या होता है, पहले आपको क्या करना है, वैल्यू को नोट करना है। देखो वैल्यू नोट करने के मैंने 2 तरीके बताए हैं, या तो आप क्या बोल दो, शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम से बोल दो,
जो 12th में भी मैंने बताया था, या फिर सबसे अच्छा रहता है कि उसके पास जो उसका यूनिट लिखा होता है मात्रक, उससे कभी गलती नहीं होती। देखो यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव को क्या उसने बोला, देखो 2 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, देखो तीव्रता की। अब दो तरीके हैं, देखो ये किसकी किसकी वैल्यू दे रखी है, तीव्रता, और तीव्रता का शॉर्ट नेम क्या है, ई, तो किसकी वैल्यू है ये, ई की। मैंने शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम पढ़ाए थे ना, कि यहाँ पे हिंदी में लॉन्ग नेम पूरा नाम लिखा होता है उसका हिंदी में, आपको उसके फॉर्मूले वाले नेम में शॉर्ट नेम में कन्वर्ट कर देना है। आपको पता है कि हिंदी में क्या बोलते हैं, तीव्रता, और इसके शॉर्ट नेम में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में ई बोल देते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं तरीका बताया था क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इंग्लिश में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला वर्ड किससे आता है, ई से, तो ई बोल देते हैं। तो इस तरह से तो निकालते हैं ना, ये तो पता है ना आपको, ये हो गया। अब देखो मान लिया कि किसी की लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रही क्वेश्चन, तो अगर इससे समझ नहीं आ रही वर्ड से, तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इसका यूनिट लिखा है न्यूटन प्रति कूलाम, और ये किसका यूनिट होता है, आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो आप इससे कभी भी क्या नहीं हो सकते, कंफ्यूज नहीं हो सकते। बात क्लियर है। अब देखो तीव्रता के एक वैद्युत क्षेत्र के साथ कितने का 30 अंश का कोण बनाता है, इसमें तो कंफ्यूज बात नहीं है, कंफ्यूजिंग की कुछ बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि अंश दिया होता है, सबको पता होता है कोण की वैल्यू है, रखा गया। इस पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण कितना दे रखा है, देखो उसने बल आघूर्ण को किससे दिखाते हैं हम, टॉ है, टॉ से दिखाते हैं। तो बल आघूर्ण कितना अपना, बल आघूर्ण अपने पास टॉ, और टॉ कितना है 4। और आपको एक चीज और भी पता है कि अगर यहाँ पे मिस्टेक हो भी रही है, तो आपको पता है न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है, यूनिट होता है बल आघूर्ण का, सीधी बात है। तो हो गया, इतना दिया है। तो उसने पूछा है कि यदि लंबाई कितनी है, द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2 सेमी है, द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, देखो डायग्राम इसलिए पता होना चाहिए, द्विध्रुव होता है ना ऐसे करके, एक माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू, कोई भी पहले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्लस माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या है 12 इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी कितनी है 12, हमें डायग्राम पता था, हमें दिक्कत नहीं आएगी, हमें पता चल जाएगी हाँ ऐसा होता है। तो 12 क्या है इसके, 12 की कितना दे रखा है उसने 2 सेमी, और सेमी को क्या कर देंगे हम मीटर में बदल देंगे, -2 मीटर। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत, इस तरह से दो रूल्स है आपके पास यूनिट के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को डिफाइन करने के, क्लियर है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया। अब उसने क्या पूछा है, देखो उसने पूछा है कि द्विध्रुव पर आवेश पूछा है, द्विध्रुव पर आवेश का मीन्स उसने क्यों पूछा है, क्या पूछा है क्यों? दोनों तरीके आपको पता होनी चाहिए, शॉर्ट नेम लॉन्ग नेम से कर लो आप, किसने क्या दिया हुआ होता है, पूरे का पूरा नेम दिया हुआ होता है, उसका जो इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट अक्षर होता है जो शॉर्ट नेम होता है उसमें नोट कर लेते हैं, राइट। और दूसरा यूनिट से कभी गलती नहीं होती। अब आवेश पूछा है, सेकंड वाला क्या होता है अपना, क्या आवेश डिफाइन, हमें क्या डिफाइन करना, आवेश डिफाइन करना है। फर्स्ट स्टेप में तो आप वैल्यू को क्या है नोट कर लेते हैं, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, आपको पता फॉर्मूला कोरिलेट करना है, फॉर्मूला कोरिलेट का मीन्स कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप ये वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो आपको पता है वैद्युत ध्रुव का आवेश अगर निकालना है तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, क्या, P इज इक्वल टू Q इंटू 12, यही तो फॉर्मूला है ना, तो इसी से निकलता है, सीधी बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 दे रखा है उसने, देखो, और ये फॉर्मूला कोरिलेट कर लिया, इसी से निकलता है वो, ठीक है ना, इसी से निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला कोरिलेट करने के बाद क्या होता है, आता है हमारा स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है, स्टेप नंबर थर्ड में ये होता है, हम देखते हैं कि सॉल्यूशन करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि सॉल्यूशन में जिस जिस चीज की जरूरत है हमें, क्या वो सब है या नहीं है। जैसे मान लो कोई भी चीज हम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हम पहले ये भी तो चेक करेंगे कि सब मटेरियल हमारे पास है कि नहीं है, कि पहले बिल्डिंग बना दो बाद को मटेरियल लेकर आओगे, तो पहले चेक करेंगे हम। तो थर्ड स्टेप में हम चेक करते हैं। अब आपको बता दो क्यू की वैल्यू डिफाइन करनी है आपको, तो क्या चाहिए, 2L की वैल्यू चाहिए और P की वैल्यू चाहिए। किस किस की वैल्यू चाहिए, 2L की वैल्यू चाहिए और P की वैल्यू चाहिए। आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, 2L की वैल्यू आपको दे रखी है, 2L की क्या है वैल्यू आपको दे रखी है, लेकिन आपके पास P की वैल्यू नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले P की वैल्यू को लाना पड़ेगा, तभी तो सोल्व होगा। इसका क्या होता है, इसका ये तरीका होता है कि वो जिसकी वैल्यू नहीं देता उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या देता है, और वैल्यू देता है। देखो P की वैल्यू निकालने के लिए किसकी वैल्यू दी है उसने, E की वैल्यू दी है, टॉ की वैल्यू दी है, और थीटा क्यों दी है ये, ताकि इसे पता थी, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया है, उसे पता थी क्या कि
कि आपको किस किस की चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं पी नहीं दे रहा तो पी को निकालेंगे आप, और निकालेंगे किससे, जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो आप इनकी वैल्यू का यूज कर लेंगे। बात समझ आ गई। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसा होता है, वो डायरेक्ट सब चीजें नहीं देता, कुछ चीजें वो छोड़ देता है, उसको आपको क्या करना होता है, उनकी वैल्यू निकालने के लिए उसने दे रखी होती है। जैसे यहाँ पे देखो डायरेक्टली पी उसने नहीं दे रखा, लेकिन पी को निकालने के लिए उसने ई थीटा तो दे रखी, ताकि आप क्या करो, इनका यूज करके पी निकालो पहले और वो करो। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप पहले क्या करो आप, या तो आप पहले तो बराबर पी साइन थीटा से, किससे, पी साइन थीटा से किसकी वैल्यू डिफाइन कर लो, पी की वैल्यू। आपको पता है जब डिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पे, पी, तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं उसको तो एक साइड ही रहने देते हैं ना, बाकी को दूसरी साइड लेते हैं ई साइन थीटा। पहले क्या करो, या तो आप इस इक्वेशन से क्या कर लो, वैल्यू डिफाइन कर लो। वैल्यू डिफाइन करने के बाद देखो ऐसे करके दो तरीके बताऊंगा आपको, जो अच्छा लगे कर सकते हैं। पी की वैल्यू लानी पड़ेगी ना, पी की वैल्यू लेकर आएंगे, टॉ की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, देखो 4, अब तो लगा सकते हो आप। और ई की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 2 इंटू 10 की पावर कितना है 5। अब आपको पता है साइन कितना है, 37, 37 बराबर कितना है, पी निकालने हैं हम। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इसे तो काट दो, दो बार कट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ऊपर 2 है ना, अपने यहाँ पे तो 1 बचा हुआ है, 1 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 5, और 37 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू पी। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे पता है आपको, इसके नीचे 1 मानना पड़ेगा, तो ये ऊपर जाएगा, 2 का में जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई में 1 1 में जाएगा, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, और 2 का कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और पावर को आप ऊपर लेके जाएंगे, क्या की होगी प्लस की होगी। तो पी ऐसे करके हमारे पास क्या आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस की पावर है नहीं, ठीक है, प्लस की है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। क्या यहां तक समझ आ गया, तो क्या होगा ऐसे कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको पता है जिसकी जरूरत, थर्ड स्टेप में यही काम करते हैं हम, पहले चेक करते हैं कि किसी चीज की कमी तो नहीं है, अगर कमी होती है तो उसे लेके आते हैं। देखो हमें पी की कमी थी यहाँ पे, तो हमने क्या किया, पी को पहले लेके आए, उसके बाद जब आ जाए सब चीज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, जिसकी कमी होती है उसे लेके आ जाते हैं, फिर उसके बाद चौथे स्टेप में क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। अब हम इसे सॉल्व करके क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो चौथा स्टेप कौन सा हमारा, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में नोट किया, और इसमें क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में चेकिंग करते हैं। ध्यान रखना ये सबसे मोस्टली स्टेप है, क्योंकि यही कराता है क्वेश्चन को सही से, चेक इन करते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेप में, ठीक है। चेक इन करने के बाद अब लेके आएंगे, और फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं हम, सॉल्यूशन करते हैं। चारों स्टेप समझ आ गए ना, यहाँ पे देखो। अब फोर्थ स्टेप में सॉल्यूशन करने के बाद क्या करेंगे, हमें पी की वैल्यू मिल गई, तो अब हम निकाल देंगे। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 12। अब देखो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसे एक साइड रहने देते हैं, क्योंकि एक साइड रहने देंगे, इसे इधर भेज देंगे, तो पी हो गया 12, यहाँ पे हो गया क्यू हो गया। पी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, देखो पी की वैल्यू हमने निकाल ली, 4 इंटू 10 की पावर कितना है -5। देखो ये तो 4 इंटू 10 की पावर -5, और 12 की वैल्यू कहाँ पे है हमारे पास, 2 इंटू 10 की पावर -2, यही तो है, देखो यही तो है, 2 इंटू 10 की पावर -2। अब आपको पता है इससे क्या बार कट जाएगा, दो बार जाएगा, इसमें जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, यहाँ पे तो 2 ही बचा ना, यहाँ पे देखो क्या बचा, 3 माइनस का बचा, बराबर क्यू। बात क्लियर है। ऐसे करते हैं किसी भी, क्योंकि ये तरीका तुम्हें आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये तरीका नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल करोगे कैसे। आपको पता है दो तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, एक कौन से डायरेक्ट वाले और एक इनडायरेक्ट वाले, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे कौन सा तरीका हो गया हमारा, ये वाला तरीका हो गया। एक तरीका और है कि आप ऐसे करके ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे, ऐसे सॉल्यूशन करके क्या नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे, जिससे हमारा टाइम वेस्ट कम होगा। देखो कैसे, एक तो तरीका ये समझ आ गया। दूसरा तरीका है चेकिंग के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे पी का फॉर्मूला बना के पी की वैल्यू निकाल के तब रखी है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली पी की वैल्यू क्या निकालें, सिंबल में निकालें, और इसी को काय में रख दें, इस इक्वेशन में रख दें, ठीक है। ये तरीका देखना आप, ये फास्ट तरीका होता है, फास्ट होता है, इससे जल्दी होता है। हमने क्या किया, देखो हमें क्या था, हमें निकालना था क्या, क्यू इंटू 12। देखो ये है ना, हमें निकालना था क्या, क्यू, हम पे कमी किसकी थी,
पी की। अब पी, हम पहला तरीका तो ये कि सॉल्व करके ले आए। दूसरा तरीका ये है कि पी का जो फॉर्मूला था हमारा कौन सा, टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। इससे क्या करें, हम फॉर्मूला निकाल लें इसका। क्या करें, फॉर्मूला। जब फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, ई साइन थीटा नीचे आ जाएगा, पी आ जाएगा। और हम क्या करें, इस तरह से पूरा सॉल्व ना करके डायरेक्ट इसे यहाँ पे पुट कर दें और तब सॉल्व करें, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, पी की वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो क्या होगा, टो अपॉन ई साइन थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो पी की जगह रख दिया क्यू इंटू 12। फिर क्या करेंगे, हमें क्यू की वैल्यू डिफाइन करनी है, क्यू को इस साइड रख देंगे, इसे इस साइड ले आएंगे। क्या हो गया, ई साइन थीटा, और 12 कहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और बराबर क्या हो गया, क्यू। तो ऐसे देखो फास्टली हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फास्टली का मतलब अब तो डायरेक्ट वैल्यू लगानी है आपको और रख देना। डायरेक्ट वैल्यू टो कितना है देखो अपना, देखो कितना है टो, 4 है ना, तो 4 लगा दो, 4 लगा दिया। यहाँ पे देखो ई की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁵, तो हमने क्या किया, 2 इंटू 10⁵ क्या लगा दिया, 5 लगा दिया, राइट। साइन कितना है, साइन 30 है, साइन कितना है, 30 है। और देखो और कितना, 12 कितना अपना, 12 अपना 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू माइनस के 2, राइट। ऐसे करके अब देखो इसे तो सॉल्व कर ही लोगे। तो ऐसा तरीका भी है, देखो नीट के लिए ये बेटर रहता है, ये वाला तरीका। क्या करें, जिसकी वैल्यू कमी हो तो डायरेक्ट देखो यहाँ पे 2 बार सॉल्व करना पड़ जाए, वहां पे 1 बार। तो 12 के लिए ये बेटर रहता है, लेकिन नीट के लिए वो बेटर रहता है। समझ आ गया। तो आज की क्लास क्या है, आज की क्लास में यहीं पे क्या कर रहा हूँ, एंड करूंगा मैं इसको। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं जो नीट के अकॉर्डिंग आते हैं, और इसको एक एक पॉइंट को अच्छे से आपको क्या करना है, उसको देखना है, राइट। सबको अच्छे से करके देखना है। और आज क्या था, मैंने इसीलिए आज इसकी चैप्टर की एक नॉर्मल सी क्लास ली है। ठीक है, कल को हम कंप्लीट इस चैप्टर की फिजिक्स की क्लास लेंगे पूरे चैप्टर की, क्योंकि अब मैं एक एक करना है। लेकिन पहले क्या होगा, एक बेस नॉर्मल मिल जाना चाहिए कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। जैसे मैंने बायोलॉजी की वीडियो बनाई थी, एक फिजिक्स की और केमिस्ट्री की बनाऊंगा। फिर क्या किया था, मैंने पूरा पूरा चैप्टर कराया था, तो ऐसे ही इसके करेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है इसको सबको।